ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 211। दो डोमेन के संसाधनों के साथ चुयुआन केवल 10 स्काई वॉरशिप बना सकता था। ऊपर शून्य की अस्थिर शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिसे भगवान की स्थिति हिला सकती है, जब तक कि यह एक देवता स्तर का अस्तित्व न हो जो इसे हिला सके। आकाश में लटके ये 10 स्काई वॉरशिप 10 तैरते हुए किले हैं जो आयाम घटाने वाले हमले के साथ दानव शार्क राजवंश पर स्वतंत्र रूप से तोपखाने की आग उगल रहे हैं और कोई भी वापस नहीं लड़ सकता। ये भयानक रूप से क्रूर था। जमीन पर तोपखाने का हमला, सब कुछ समतल हो गया था। दानव शार्क राजवंश का शाही शहर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, इस तरह की तोपखाने की बमबारी का सामना नहीं कर सका। दुनिया को खत्म करने वाले वज्रपात का तूफान, 500 वज्र तोपों ने एक साथ अपने सबसे शक्तिशाली शॉट दागे। प्रकाश एक विशाल महासागर की तरह बरस रहा था। पूरा शाही शहर तुरंत बिजली के अंतहीन समुद्र से भर गया। सबसे आगे खड़े 7 या 8 गॉड पोजीशन पावरहाउस ने युद्धपोत से इस तरह के भयानक हमले की उम्मीद नहीं की थी। ये 7 या 8 गॉड पोजीशन शून्य में बिखर गए। तोपखाने की इस गोलाबारी के बाद ऐसा लगा कि दानव शार्क इंपीरियल सिटी गायब हो गई है और इसकी सभी सुरक्षाएं आसानी से ढह गई हैं। मार डालो। चुयुआन के हाथ की एक लहर के साथ आकाश युद्धपोतों से कई प्राणी बाहर निकल आए। महान वू राजवंश के 100 से अधिक गॉड पोजीशन पावरहाउस ने बड़ी संख्या में सैनिकों का नेतृत्व किया। तुम कौन हो? दानव शार्क सम्राट ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका इंपीरियल सिटी इतनी आसानी से तबाह हो जाएगा। हिंसक हत्या की मंशा उस पर हावी हो गई क्योंकि उसने युद्धपोत पर सर्वोच्च प्राणी को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो? क्यूजेन मर चुका है, अब तुम्हारा नंबर है, चुयुआन ने भावहीनता से कहा। क्यूजेन? दानव शार्क सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या क्यूजेन निलंबित डोमेन में मर गया? क्या आप निलंबित डोमेन से आए थे? अब कोई निलंबित डोमेन नहीं है, केवल मार्शल डोमेन है। मार्शल सम्राट उतरा है और फिर भी आप आत्मसमर्पण करने में संकोच करते हैं। महान वू राजवंश से भगवान की स्थिति का एक पावरहाउस दहाड़ता है। लानत है। निलंबित डोमेन में एक बड़ा बदलाव हुआ जो बुद्धिमत्ता के साथ बिल्कुल असंगत है। क्यूजेन लंबे समय से गायब है, ऐसा लगता है कि वह वहां गिर गया। धिक्कार है उन बेकार पदार्थों पर, वे जीत हासिल करने में विफल रहे और इसके बजाय मेरे दानव शार्क राजवंश में मजबूत दुश्मन को ले आए। इस समय दानव शार्क सम्राट को सब कुछ समझ में आ गया। मार्शल सम्राट, आपने मेरे शाही शहर को नष्ट कर दिया है, अब आपके मरने का समय आ गया है। अपने हिंसक हत्या के इरादे के बीच दानव शार्क सम्राट ने क्यूजेन से भी अधिक ताकत का प्रदर्शन किया, एक प्राचीन दानव शार्क की तरह। उसका क्षेत्र देवता के दूसरे स्तर पर था। उसने चुयुआन पर हमला करते समय एक मोटी राक्षसी क्यूई को लपेटा। धमाका। चुयुआन हिल नहीं पाया। एक चांदी सफेद छाया अचानक उसके बगल से उड़ी। उसका हाथ, जो स्टील के दस्ताने में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, दानव शार्क सम्राट से टकरा गया। यह क्या है? दानव शार्क सम्राट का चेहरा बदल गया और वह चौंककर बोला, यह कोई जीवित प्राणी नहीं है। क्या ये किसी तरह की कठपुतली है जिसके पास वास्तव में देवता के बराबर शक्ति है? वह सही था। आकाश योद्धा एक यांत्रिक सैनिक था, जीवन से रहित, कठपुतली के समान, लेकिन बहुत अधिक उन्नत। बहुत बढ़िया। चुयुआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आकाश योद्धा हर तरह से ठोस था। हालांकि इसमें देवता के नियमों की कमी थी, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति में कोई कमी नहीं थी। चुयुआन को देवता के बराबर सैनिक बनाने के लिए 2 डोमेन के संसाधनों की आवश्यकता थी। तुम जाओ और उनके देवता पदों को मार डालो, उससे निपटना मेरे लिए है। जैसे ही चुयुआन ने कहा, आकाश योद्धा ने अचानक एक हल्की तलवार, एक शून्य हल्की तलवार निकाली। इसकी शक्ति युद्ध के मैदान में प्रवेश करने वाले देवता के बराबर थी। ये किसी नरसंहार से कम नहीं था। तुम? आकाश योद्धा को अपने भगवान पद के शक्तिशाली लोगों का वध करते देख दानव शार्क सम्राट ने सदमे और गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो, मेरा दानव शार्क राजवंश दानव रसातल राजवंश का एक जागीरदार राज्य है और दानव रसातल का देवता एक वास्तविक दिव्य देवता है। अगर उसे इस बारे में पता चल जाए तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। मैंने क्यूजेन को मार दिया है, क्या मैं तुम्हारी परवाह करूंगा? चुयुआन हवा में खड़ा था, एक ऐसी शक्ति से चमक रहा था जो वज्र को नियंत्रित कर सकती थी और सब कुछ खत्म कर सकती थी। उग्र समुद्र पागल शार्क। चुयुआन से निकलने वाले अजीबोगरीब उतार चढ़ाव के बावजूद दानव शार्क राजा आखिरकार एक देवता स्तर का प्राणी था। वह एक प्राचीन पागल शार्क की तरह दहाड़ता था जो हिंसक उछाल पैदा करता था। एक क्षैतिज हथेली के प्रहार के साथ उसने चुयुआन पर एक अनोखी मारक चाल का निर्देशन किया। भिनभिनाना, मानो एक दानव समुद्र उतर आया हो, भयानक राक्षसी क्यूई उछाल आए। दानव शार्क राजा और दानव शार्क राजवंश का भाग्य एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, जिससे उसकी ताकत फिर से बढ़ गई।
तुम्हारी मौत के लिए, राजा के लिए। दानव शार्क राजा ने क्रोध से हमला किया। विनाश की महान कला, विनाश का हाथ। दानव शार्क राजा के प्रहार का सामना करने वाले चू युआन ने उदासीन भाव धारण किया। उसके विनाश के हाथ ने तुरंत हमला किया और विनाश की शक्ति इस शून्य में हर जगह गूंज उठी। वह विनाश का राजा था जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। तुरंत दानव शार्क राजा द्वारा लागू किए गए कानून ध्वस्त हो गए और उसकी छाती पर एक विनाशकारी प्रहार दिखाई दिया। .net दानव शार्क का राष्ट्रीय भाग्य। दानव शार्क राजवंश के इस राष्ट्रीय भाग्य ने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल काले राक्षसी शार्क का रूप ले लिया, जिसका मुंह तीखे दांतों से भरा था, जो सब कुछ खा जाने में सक्षम था। स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी, राष्ट्रीय भाग्य को जब्त करो। चू युआन इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये दिखाई दिया, लाल रंग की स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी ने काले राक्षसी शार्क को अपने आगोश में ले लिया। राष्ट्रीय भाग्य चला गया। लाल रंग की स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी को घूरते हुए दानव शार्क राजा की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। उसका दानव शार्क राष्ट्रीय भाग्य, जो देवता स्तर के पावरहाउस के बराबर था, जैसे ही दिखाई दिया, भट्टी ने उसे तुरंत ढक लिया। यह कोई प्रभाव नहीं डाल सका और सीधे भाग्य की एक जगमगाती नदी में परिशोधित हो गया। तीसरा गुण, स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी सभी प्रकार के भाग्य को जब्त कर सकता है। कितना भयानक, कितना सदमा, कोई सीधे भाग्य को जब्त कर सकता है। दानव शार्क राजा इस दृश्य से भयभीत हो गया। उसका पहला सहज ज्ञान तुरंत भागने का था। इस आदमी से जितना दूर होगा उतना ही बेहतर होगा। विनाश वज्र। इस समय चू युआन राजसी और विशाल दिखाई दिया। बस एक कदम के साथ वह तुरंत दानव शार्क राजा के पास पहुंच गया। वज्र के रूप में विनाश की शक्ति उसकी हथेली पर प्रकट हुई, जिसे उसने दानव शार्क राजा पर निर्देशित किया, जिससे वह मौके पर ही मर गया। नहीं, दानव शार्क राजा ने बचाव में एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण को बुलाया। लेकिन जैसे ही इस आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण ने चू युआन के विनाश के हाथ को छुआ, वह बिखर गया। मर जाओ। धमाका। चू युआन ने एक बार फिर एक झटका दिया, जिससे दुनिया के रंग फीके पड़ गए और वह एकमात्र पवित्र सम्राट बन गया। दानव शार्क राजा के देवता स्तर के नियम इंच इंच करके बिखर गए। दर्द इतना तीव्र था कि वह चिल्लाया। उसकी आंखों में अंतहीन भय दिखाई दिया। उसका जीवन तेजी से खत्म हो रहा था। क्यू जेन के देवता स्तर के नियमों को निगलने और ग्रैंड डिस्ट्रक्शन तकनीक में महारत हासिल करने के बाद चू युआन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बौद्ध देव अग्नि। चू युआन की हथेली पर एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई, जो कांच की तरह साफ थी और लगातार टिमटिमा रही थी, मानो उसका अपना कोई जीवन हो। उसने सीधे इस बौद्ध देव अग्नि को दानव शार्क राजा के सिर पर दबा दिया। लपटों ने इस देवता स्तर के प्राणी से लुढ़कती राक्षसी क्यूई को भस्म कर दिया। जितना अधिक वह संघर्ष करता, उतनी ही अधिक ज्वाला जलती, मानो वह कोई प्राकृतिक त्वरक हो। सबसे अधिक शोकाकुल चीख गूंजी। सभी ने देखा कि दानव शार्क राजा आग के आदमी में बदल गया, धीरे धीरे कम होता गया और अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। फ्लोटिंग बुद्ध दिव्य अग्नि की शक्ति चू युआन की कल्पना से कहीं अधिक थी। मूल रूप से उसे सम्राट दानव शार्क को वास्तव में नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। हालांकि फ्लोटिंग बुद्ध दिव्य अग्नि को उस पर प्रज्वलित करने से एक चमत्कारी प्रभाव प्राप्त हुआ। जितना अधिक दानव शार्क सम्राट ने राक्षसी क्यूई के साथ विरोध किया, उतना ही वह और अधिक भयंकर रूप से जल गया। जल्दी से अपने भौतिक शरीर और आत्मा को पूरी तरह से जला दिया और पूरी तरह से मर गया। इसके अलावा फ्लोटिंग बुद्ध दिव्य अग्नि जन्मजात दिव्य अग्नि को भस्म करके विकसित हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे मानव साधक साधना करते हैं। दानव शार्क सम्राट को खत्म करने के बाद पूरा शाही शहर पूरी तरह से आतंक और अराजकता की स्थिति में आ गया। MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर कहानियों का अनुभव करें। दानव शार्क के पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करें। चू युआन ने आदेश दिया। इसी क्षण लूटी हुई किस्मत और ईश्वर पद के नियमों की शक्ति चू युआन के शरीर में उमड़ पड़ी। इस क्रूर शक्ति ने चू युआन को तुरंत बदल दिया। एक पल में उसकी ईश्वरीय स्थिति के नियमों की शक्ति तेजी से संघनित हो गई और एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित हुई। वह ब्रह्मांड में खड़ा था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे पुराने संत सम्राट की तरह लग रहा था, मानवता के रहस्यों और मानव जाति की सबसे शक्तिशाली शक्ति पर महारत हासिल कर रहा था। धमाका। ईश्वरीय स्थिति के नियमों की शक्ति के धागे लगातार बुने और संघनित हुए। उसके भीतर की शक्ति लगभग असीम रूप से मजबूत हो रही थी, मानो एक ही सांस में पूरे ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो। इसके अलावा उसकी ईश्वरीय स्थिति के नियमों की शक्ति अविश्वसनीय रूप से दबंग थी, जिसके प्रत्येक धागे में एक अविश्वसनीय शक्ति थी, मानो वह आकाश को तोड़कर ब्रह्मांड की शक्ति को जब्त करने वाली हो। इस क्षण वह ईश्वरीय स्थिति के दायरे में घुस गया था। दो दिव्य देवताओं, ईश्वरीय पदों वाले असंख्य अस्तित्वों और दानव शार्क राजवंश के भाग्य और राष्ट्रीय शिरा को खाकर चू युआन ने अंततः अपनी शक्ति में एक सफलता हासिल की। मैं भगवान की स्थिति तक पहुंच गया हूं।
चू युआन जानता था कि एक बार जब वह मानव सम्राट तलवार के आशीर्वाद पर भरोसा करते हुए भगवान की स्थिति तक पहुंच जाता है तो उसकी ताकत एक दिव्य भगवान के अस्तित्व के बराबर होगी। वह जो भी हरकत करता वह अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। एक ही हथेली के वार से उसने सीधे दानव शार्क राजवंश के खजाने को तोड़ दिया। चू युआन उस पर उतर आया। उसने तुरंत देखा कि इस खजाने के भीतर काफी मात्रा में अमृत संग्रहित थे, जिनमें से कुछ आध्यात्मिक भगवान के अमृत थे। हालांकि चू युआन को अमृत की सबसे कम परवाह थी, उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी सामग्री की। चूंकि दानव शार्क राजवंश अचानक नष्ट हो गया था, इसलिए उसके सभी खजाने में जमा हो गए थे, उन्हें कहीं और ले जाने का समय नहीं था। अब उसने उन सभी को हासिल कर लिया था। इतनी सारी सामग्री। चू युआन ने खजाने के भीतर सामग्री से भरे गोदाम देखे। उनमें से कुछ का उपयोग स्काई वॉरशिप और थंडरबोल्ट तोपों को तैयार करने के लिए किया जा सकता था, जिनकी मात्रा मार्शल डोमेन में प्राप्त की गई मात्रा से कम नहीं थी। यह आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि दानव शार्क राजवंश का क्षेत्र मार्शल डोमेन से बहुत छोटा था, लेकिन इसमें एक ईश्वरीय स्थिति थी और यह समुद्र से घिरा हुआ था। उनके विशेषज्ञ समुद्र से विभिन्न कीमती दिव्य सामग्री प्राप्त कर सकते थे, जो अब अनजाने में चू युआन को लाभ पहुंचा रहे थे। उन सभी को उसके हाथ की एक लहर से उसके सिस्टम स्पेस में एकत्र किया जा रहा था। सम्राट के मारे जाने और बड़ी संख्या में ईश्वरीय पदों के मारे जाने के साथ दानव शार्क राजवंश लगभग विलुप्त हो गया था। चू युआन ने दावू सेना को द्वीप पर जल्दी से उतरने, एक पूर्ण पैमाने पर हमला करने और सभी शहरों को जब्त करने का आदेश दिया। ये युद्ध तेज और आसान था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि चू युआन के पास वज्र तोपें और आकाशीय युद्धपोत थे। युद्ध के ये दो भयानक हथियार, जो संभवतः दिव्य देवताओं वाले राजवंशों के पास भी नहीं थे, आयाम कम करने वाले हमले करने और ऐसे शक्तिहीन राजवंशों को नष्ट करने में सक्षम थे। दानव रसातल राजवंश के विनाश के बाद चू युआन वहां नहीं रुका, बल्कि समुद्र पर 4 सितारा साम्राज्यों को जीतने के लिए आदेश जारी करता रहा। समुद्र विशाल था और वहां कुछ 4 सितारा राजवंश नहीं थे। विस्तृत समुद्री मानचित्र के साथ चू युआन आसानी से उनका पता लगा सकता था। दावू के 34वें वर्ष की शरद ऋतु में लगातार जीत की रिपोर्टें प्राप्त हुईं। चू युआन की अभियान सेना ने दर्जनों 4 सितारा राजवंशों पर विजय प्राप्त की थी। उन 4 सितारा राजवंशों ने दावू के आकाश युद्धपोतों के आगमन को देखकर और दानव शार्क राजवंश के विनाश की खबर सुनकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे नहीं चाहते थे कि उनके राष्ट्र नष्ट हो जाएं और नस्लें नष्ट हो जाएं, तो एकमात्र विकल्प आज्ञाकारी रूप से अपने साम्राज्यों की पेशकश करना था। डिंग, मुख्य लाइन 1 को पूरा करने, 5 सितारा राजवंश तक पहुंचने, दक्षिण पश्चिमी राज्य को आधार के रूप में उपयोग करने, समुद्र की ओर बढ़ने, 10 4 सितारा समुद्री साम्राज्यों को जीतने या नष्ट करने और 5 सितारा राजवंश के लिए मेजबान को बधाई। जैसे ही पहला मुख्य लाइन मिशन पूरा हुआ, सिस्टम ने एक संकेत के साथ घंटी बजाई। चू युआन उत्साहित था। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। डिंग, 50,000 डेस्टिनी पॉइंट्स, एक लेवल 2 नेशनल डिफेंस एरे, युआन आर्मर को तैयार करने का खाका, एक दिव्य क्षमता फल, 5 तत्वों की आत्मा जड़ों की अग्नि आत्मा जड़, एक आध्यात्मिक भगवान उपकरण के लिए एक लेवल अप कार्ड, स्काई थंडर गेट में 10% प्रगति, एक यादृच्छिक 3000 ग्रेट दाव और एक यादृच्छिक लॉटरी मौका प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 120, 550 है। मुख्य लाइन पुरस्कारों ने चू युआन को निराश नहीं किया। उस पल में उसे लगा जैसे वह अचानक अमीर हो गया है। उसके पास कुल 120, 550 डेस्टिनी पॉइंट्स हैं। गॉड पोजीशन दायरे में प्रत्येक स्तर के उन्नयन के लिए 20,000 डेस्टिनी पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने संकेत दिया। डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करके दायरे को अपग्रेड करें। चू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया। दायरा ही नींव था। यदि वह डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग सीधे शानदार ऊर्जा के लिए विनिमय करने के लिए नहीं करता, तो वह केवल अपनी खुद की साधना पर निर्भर होकर साधना कब समाप्त करेगा। गॉड पोजीशन फर्स्ट लेयर, भगवान की स्थिति दूसरी परत, भगवान की स्थिति तीसरी परत, भगवान की स्थिति चौथी परत, भगवान की स्थिति पांचवी परत, भगवान की स्थिति छठी परत। इस समय चू युआन को तुरंत महसूस हुआ कि उसे जो दिया जा रहा था वह सिर्फ ऊर्जा नहीं थी, बल्कि कानून की शक्ति का एक अंतहीन उछाल भी था, जैसे कि भाग्य ही जो उसके दायरे को तेजी से बढ़ा रहा था। भगवान की स्थिति छठी परत के साथ चू युआन की सिर्फ दायरे पर आधारित शक्ति छठी परत के दिव्य देवता से मुकाबला कर सकती थी। हालांकि वह ये भी समझ गया कि वह एक बार में इतने सारे भाग्य बिंदु अर्जित कर सकता है, क्योंकि उसने लगातार 3 प्रमुख मुख्य लाइन मिशन पूरे किए थे। अगली बार जब वह एक साथ इतने सारे भाग्य बिंदु अर्जित करना चाहेगा, तो उसे स्पष्ट रूप से पर्याप्त पुरस्कारों के साथ एक मुख्य लाइन मिशन पूरा करना होगा। उसने इस बार प्राप्त किए गए खजानों का परिचय खोला। स्तर 2 राष्ट्रीय रक्षा सरणी, इसके न्यूनतम स्तर पर इसे आध्यात्मिक भगवान के पत्थरों से उत्तेजित किया जा सकता है और 0 भगवान से नीचे की संस्थाओं से हमलों का विरोध कर सकता है, जिसमें 0 भगवान भी शामिल हैं।
एक शानदार राष्ट्रीय रक्षा सरणी जिसे दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने पर शून्य भगवान की शक्ति का विरोध कर सकता है। युआन कवच बनाने का खाका, सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का कवच जो पूरे शरीर को ढकता है। युआन कवच के प्रत्येक टुकड़े को युआन लाइट बैरियर को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट स्टोन के साथ जड़ा जा सकता है। युआन कवच बनाने के लिए खाका चू युआन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। युआन कवच बनाने का ये खाका फायरी सन ब्लेड बनाने के खाके के समान था। अपने उच्चतम स्तर पर इसका उपयोग आध्यात्मिक भगवान कलाकृतियों के बराबर कवच बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन ऐसी दिव्य कलाकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सख्त थी। चू युआन के खजाने में ऐसी सामग्री भी नहीं थी। मुख्य मुद्दा ये था कि सामग्री पर्याप्त उच्च ग्रेड की नहीं थी और उन्हें परिष्कृत करने के लिए कोई उच्च स्तरीय रिफाइनिंग मास्टर नहीं था। इसने चू युआन को कुछ हद तक असहाय बना दिया। यद्यपि उनके पास बहुत सारे अविश्वसनीय ब्लूप्रिंट थे, लेकिन दाओ राष्ट्र में वर्तमान में बहुत अधिक रिफाइनिंग मास्टर्स की कमी थी और पूरे मार्शल डोमेन के भीतर सक्षम रिफाइनिंग मास्टर्स को ढूंढना भी बहुत कठिन होगा। उसे जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी उन्हें साधारण रिफाइनिंग मास्टर्स द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, और यहाँ तक कि ईश्वर पद वाले लोगों के लिए भी ऐसा करना चुनौतीपूर्ण होगा, दिव्य ईश्वर अस्तित्वों का तो कहना ही क्या, जब तक कि वह मार्शल डोमेन से बाहर निकलकर अधिक समृद्ध मेजर डोमेन में न चला जाए। इसके अलावा इस बार उसे सीधे 5 तत्वों की आत्मा जड़ों में से अग्नि आत्मा जड़ से पुरस्कृत किया गया, जिसका अर्थ था कि उसे 5 तत्वों की आत्मा जड़ों में से केवल अंतिम जल आत्मा जड़ की कमी थी। अगली मुख्य पंक्ति जारी की जा रही है। वर्तमान साइड मिशन जारी किया जा रहा है। जब चू युआन इस बार से अपने लाभों को छांट रहा था तो सिस्टम का संकेत एक बार फिर सुनाई दिया। उसने 3 मुख्य मिशन पूरे कर लिए थे, जिससे उसकी मुख्य मिशन सूची खाली रह गई, इसलिए सिस्टम स्वाभाविक रूप से तुरंत नए मिशन जारी करने वाला था। जब सिस्टम एक नई मुख्य कहानी जारी कर रहा था, चू युआन ने 3000 दिव्य क्षमताओं में से यादृच्छिक रूप से चयन करना शुरू कर दिया। डिंग, 3000 दिव्य क्षमताओं में से महान आपदा तकनीक को यादृच्छिक रूप से चुनने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान महान आपदा तकनीक को समझता है और प्रलय के पुत्र की उपाधि अर्जित करता है। महान आपदा तकनीक। चू युआन को अचानक एक आपदा की याद दिलाने वाली शक्ति का उछाल महसूस हुआ। उसने जो शक्ति विकीर्ण की वह अंतहीन विनाश की थी। हालांकि महान विनाश तकनीक की शुद्ध विनाशकारी शक्ति के विपरीत, यह विनाश स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानूनों की शक्ति को ट्रिगर करके हुआ था। प्रलय का पुत्र, आपदा की शक्ति में महारत हासिल करें, अंतहीन आपदाएं लाएं। दिव्य शक्ति के फल के साथ महान आपदा तकनीक को आगे बढ़ाएं। चू युआन की आत्मा अचानक आपदा की एक लंबी नदी के भीतर उभरी। आग की आपदाएं, हवा की आपदाएं, सैनिक आपदाएं, पानी की आपदाएं, अंतहीन दुर्भाग्य दिखाई दिए। उसके सामने विनाश की एक छवि उभरी। अरबों जीवों को देखते हुए एक सहज प्रहार से अनंत विनाशकारी शक्ति उभरी, जो एक पूरी दुनिया को अंतहीन तबाही में डुबो सकती थी। यह महान तबाही तकनीक जब अन्य 3000 दिव्य क्षमता सर्वनाश तकनीक के साथ संयुक्त होती है तो एक और भी भयानक सर्वनाश तबाही में बदल सकती है। डिंग, महान तबाही तकनीक सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है और मेजबान ने तबाही सम्राट की उपाधि अर्जित की है। तबाही सम्राट, तबाही का बेटा, आगे बढ़ा है, सांसारिक आपदाओं की शक्ति में महारत हासिल कर रहा है, विनाश के तूफान और सर्वनाश की शक्ति को सामने ला रहा है। एक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली 3000 दिव्य क्षमता। चू युआन उत्साहित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान तबाही तकनीक के जुड़ने से उसकी ताकत में बहुत वृद्धि होगी। अब उसने महान वज्र तकनीक, महान युद्ध तकनीक, महान भक्षण तकनीक, महान पंचतत्व तकनीक, महान काटने की तकनीक, महान विनाश तकनीक और महान प्रलय तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इनमें से प्रत्येक दिव्य शक्ति में अपार शक्ति थी, जो सामान्य मार्शल आर्ट से कहीं बढ़कर थी। अभी भी 2 और मौके हैं। चू युआन ने सिस्टम के लॉटरी व्हील को बुलाया। 2 ड्रॉ का मतलब है 2 गुना आनंद। 1 मिनट बाद पॉइंटर रुक गया और एक आइटम पर आ गया। टोंगशेन पिल, एक गोली जिसमें अनंत टोंगशेन कानूनों की शक्ति है, जो भाग्य की शक्ति से परिष्कृत है, जो किसी भी जोखिम के बिना टोंगशेन क्षेत्र में तुरंत सफलता प्राप्त करने के लिए एक ईश्वरीय स्थिति की अनुमति दे सकती है। यह एक सिस्टम अनन्य गोली है, मेजबान इसका सेवन नहीं कर सकता। ये टोंगशेन पिल है। टोंगशेन गोली का परिचय देखकर भले ही वह इसे खाने में असमर्थ था, चू युआन फिर भी मुस्कुराया। यह आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण खींचने से भी बेहतर परिणाम है। हालांकि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपने अधीनस्थों को दे सकता हूं, जिससे दावू को एक और टोंगशेन स्तर की इकाई मिल सकती है। इसे बहादुर राजा को दे दो। चू युआन ने अपना निर्णय लिया। झू फैंग के पास अमर दिव्य फीनिक्स की रक्तरेखा है और उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है। टोंगशेन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसे वास्तव में इस टोंगशेन गोली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लू कियानफू की योग्यता बहुत कम है। टोंगशेन गोली का उपयोग उसके साधना स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। चित्र बनाना जारी रखें। 1 मिनट बाद पॉइंटर एक छोटे पेड़ पर आ गिरा।
रैंडम ड्रॉ के माध्यम से एक त्यानयुवान चाय के पेड़ को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। त्यानयुवान चाय का पेड़ एक प्राचीन चाय का पेड़ जिसमें अप्रत्याशित ऊर्जा होती है। इसकी चाय की पत्तियों का सेवन करने से स्वर्ग और पृथ्वी से मन को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ सकती है। व्यक्ति की आंखें साफ हो सकती हैं, कानून की विभिन्न शक्तियां दिखाई दे सकती हैं, जल्दी से ज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है और साधना की गति में सुधार किया जा सकता है। त्यानयुवान चाय का पेड़। चुयुआन के सिस्टम स्पेस में त्यानयुवान दिव्य आत्मा की आभा को उगलता हुआ एक रसीला पेड़ दिखाई दिया। एक कोहरा फैल गया, बस खुशबू को सूंघने से चुयुआन को बेफिक्र महसूस हुआ और उसने कानूनों की अंतहीन शक्ति को महसूस किया। इसके ऊपर दसियों हजार पत्तियां थीं जिन्हें चाय में पीसा जा सकता था। नोट: उपज प्रति वर्ष 10,000 पत्तियां है। प्रचारित बीजों से बनाई गई चाय की प्रभावशीलता मात्र पौधे का केवल 10वां हिस्सा है। केवल मात्र पौधे द्वारा उत्पादित बीज ही जीवित रह सकते हैं। इस त्यानयुवान चाय की उपस्थिति दावों की नींव को और भी मजबूत करेगी। चुयुआन के सामने एक चाय का प्याला दिखाई दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को द्रव में बदल दिया और उसे फोटो दिव्य अग्नि के साथ उबाला, फिर एक कप चाय बनाने के लिए कुछ चाय की पत्तियां लीं। चाय के प्याले में धुंध घनी थी और उसमें कानून की शक्ति के बैंड दर्शाए गए थे। हल्का सा हिलाने पर भी मीठी सुगंध का झोंका निकलता था। एक घूंट लेने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि जिस गति से वह अपने मन को प्रसारित कर रहा था वह तेजी से बढ़ रही थी, मानो वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो रहा हो। उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सार उभर आया हो, जिसमें अनगिनत तत्व और कानून की शक्ति एक साथ गुंथी हुई हो। बहुत बढ़िया चाय। चुयुआन की आंखें चमक उठीं। इस त्यानयुवान चाय के पेड़ का प्रभाव अभूतपूर्व है। यहाँ तक कि एक दिव्य देवता जो इसका सेवन करता है उसे भी लाभ होगा। एकमात्र कमी ये थी कि इसकी पत्तियां कम संख्या में थीं और हर साल बहुत अधिक मात्रा में कटाई नहीं की जा सकती थी। प्रचारित बीजों से बनी चाय का प्रभाव बहुत कम था, जो केवल टोंगशेन और आभासी स्तरों के देवताओं के लिए उपयोगी होगा। जैसे ही उसने विचार किया, उसने चाय के बीज एकत्र किए और उन्हें पोषण के लिए बीज कन्वर्टर में रख दिया। वह दावू दायरे में कुछ साधारण बीज लगा सकता था ताकि अधिक लोग उसका आनंद ले सकें। डिंग, वर्तमान मुख्य खोज जारी कर दी गई है। इस समय चुयुआन का मुख्य कार्य जारी कर दिया गया था। सम्राट तलवार की चौथी विशेषता को खोलना। मुख्य लाइन का चयन बहुत सीधा था, सम्राट तलवार की चौथी विशेषता को खोलना। हालांकि चुयुआन जानता था कि यह मुख्य लाइन बिल्कुल भी सरल नहीं थी। सम्राट तलवार की चौथी विशेषता को खोलने के लिए शर्त यह थी कि उसे 15 राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां, 50 आध्यात्मिक श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां और 100 सर्वोच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां चाहिए थीं, सभी बहुत बड़ी मात्रा में। वह मुश्किल से दसियों आध्यात्मिक श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां इकट्ठा कर पाया। लेकिन राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां, ऐसे खजाने जिन्हें केवल आभासी देवता और उससे ऊपर के लोग ही परिष्कृत कर सकते हैं, उसके पास एक भी नहीं थी। मेरे पास एक भी राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृति नहीं है। चुयुआन ने अपना सिर हिलाया। MVLE योजक चिन्ह novelbin.net के साथ और कहानियां खोजें। ये 3 प्रमुख मुख्य लाइनों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। पहला साइड क्वेस्ट जारी किया गया है, दूसरा साइड क्वेस्ट जारी किया गया है, तीसरा साइड क्वेस्ट जारी किया गया है। चुयुआन की आंखें चमक उठीं। मुख्य कार्यों के अलावा साइड टास्क भी थे। 10,000 थंडरबोल्ट तोपें बनाएं, वर्तमान प्रगति 500/10,000। टोंगशेन शक्ति के साथ 100 स्काई सोल्जर बनाएं, वर्तमान प्रगति 1110। 200 स्काई वॉरशिप बनाएं, वर्तमान प्रगति 15/200। 10,000 थंडरबोल्ट तोपें, 100 टोंगशेन स्काई सोल्जर, 200 स्काई वॉरशिप। साइड क्वेस्ट देखकर चुयुआन के हाव भाव थोड़े बदल गए। एक कारण था, उसने मार्शल डोमेन और याओ डोमेन के संसाधनों का उपयोग केवल एक टोंगशेन स्काई सोल्जर को तैयार करने के लिए किया था। भले ही उसे दानव शार्क राजवंश का खजाना मिल जाए, वह अधिक से अधिक कुछ और ही बना सकता था। 100 की आवश्यकता प्राप्त करने योग्य नहीं थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। टोंगशेन स्काई सोल्जर के लिए आवश्यक सामग्री बहुत अधिक मांग वाली थी और सामग्री को परिष्कृत करने के लिए उच्च स्तर के रिफाइनिंग मास्टर की आवश्यकता थी। जबकि उसके पास बहुत सारी बुनियादी सामग्री थी, उसके पास उच्च श्रेणी की सामग्री की कमी थी जो पर्याप्त नहीं थी। थंडरबोल्ट तोप, स्काई सोल्जर, स्काई वॉरशिप, ये सभी मेरे दावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को तैयार करने की आवश्यकता है। इनसाइड क्वेस्ट को जारी करने वाली प्रणाली का मतलब है कि मैं इन चीज़ों को तैयार करने के लिए अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूं, जो कि बहुत बढ़िया है। चुयुआन ने कहा, लेकिन इस मार्शल डोमेन में इतनी बंजर और दूरस्थ जगह पर इतनी सारी सामग्री नहीं मिल सकती। ऐसा लगता है कि स्थिति को सुरक्षित करने और नई प्रणाली स्थापित करने के बाद ये दानव रसातल सेना का अनुकरण करने, अपने क्षेत्र का फिर से विस्तार करने और अधिक समृद्ध स्थानों पर जाने का समय है। लेकिन उससे पहले अपनी ताकत के साथ एक जगह है जहां मुझे खजाने को पूरी तरह से साफ करना होगा।
इस समय चू युआन अपनी देव स्थिति की शक्ति का उपयोग करते हुए एक पल में उस स्थान से गायब हो गया। भयंकर अंतरिक्ष तूफान के बीच में एक आकृति इत्मीनान से चलती है, पानी में मछली की तरह सहज दिखाई देती है। हर बार जब अंतरिक्ष की तेज शक्ति इस व्यक्ति के पास आती है तो यह एक अजीब शक्ति द्वारा प्रतिकर्षित होती है। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि चू युआन है, और वह स्थान जहां वह अब है निलंबित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर है। निलंबित निषिद्ध भूमि हर 100 साल में केवल एक बार खुल सकती है, लेकिन यह अंतरिक्ष तूफानों के खतरे के कारण है जिसका सामना भगवान की स्थिति में प्रवेश करते समय हो सकता है, इसलिए समय प्रतिबंध है। हालांकि चू युआन की साधना उन सबसे मजबूत लोगों के बराबर है जिन्होंने आत्मा संचार के छठे स्तर को प्राप्त किया है, और उसकी लड़ाकू शक्ति और भी अधिक भयावह है, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं है। अगर कोई देख पाता तो उसे पता चल जाता। चू युआन अंतरिक्ष तूफानों के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, और जबकि कई जगहों पर खतरनाक अंतरिक्ष पतन हुआ है, वह जब भी निगला जाने वाला होता है तो वह सीधे शून्य से होकर चलता है। वास्तव में उसे शून्य के पार जाने वाले की उपाधि प्राप्त है और वह अंतरिक्ष की शक्ति के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वह इस बार निषिद्ध भूमि पर सभी छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए आया था। जैसे जैसे वह खतरनाक स्थानों से गुजरता गया उसे कई दिव्य कलाकृतियां और यहां तक कि आध्यात्मिक देवता के उपकरण भी मिले। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा की कई नदियां उसके द्वारा सिस्टम स्पेस में ले जाई गईं। आमतौर पर जो लोग निषिद्ध भूमि पर आते हैं वे सतर्क होते हैं और धीरे धीरे खोज करते हैं, लेकिन चू युआन अलग है। वह बस अपनी मजबूत इंद्रियों को मुक्त करता है, जो खजाने चाहे कितने भी गहरे क्यों न छिपे हों, जब तक वे निषिद्ध भूमि के भीतर हैं उसकी धारणा से बच नहीं सकते। m_VLE योजक चिन्ह novelbin.net पर विशेष कहानियां पाएं। इस समय चू युआन एक विशाल और उजाड़ भूमि में प्रकट हुआ। कट का हाथ। चू युआन के हाथ की एक लहर के साथ उसके सामने का शून्य एक पर्दे की तरह सीधे उसके द्वारा फाड़ दिया गया। अचानक महलों का एक विशाल समूह दिखाई दिया और उनके ऊपर की पट्टिका पर निलंबित शब्द लटका हुआ था। ये वास्तव में निलंबित शाही राजवंश का खजाना है जो निलंबित निषिद्ध भूमि के भीतर छिपा हुआ है। जिस तरह प्राचीन शांग राष्ट्र राजवंश के महत्वपूर्ण खजाने को निषिद्ध क्षेत्र में संग्रहित करने के बारे में सोच सकता था, उसी तरह निलंबित शाही राजवंश भी सोच सकता था। हालांकि खजाने की रक्षा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली निषेधों द्वारा की जाती है, लेकिन चू युआन किस तरह का अस्तित्व है जो निलंबित शाही राजवंश से कहीं बेहतर है। ये सामान्य आत्मा संचारकों की रक्षा कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता। उसके सामने का खजाना उसके द्वारा महान विनाश तकनीक के उपयोग से चकनाचूर हो गया। जब चू युआन ने अंदर देखा तो उसने पाया कि निलंबित शाही राजवंश ने अपनी कई सबसे कीमती वस्तुओं को अंदर छिपा रखा था। यहाँ तक कि कई ऐसी सामग्रियां भी थीं जिनका उपयोग वह आकाशीय युद्धपोतों और आकाशीय लड़ाकू सैनिकों के निर्माण के लिए कर सकता था। हालांकि निलंबित राजवंश नष्ट हो गया है, लेकिन इसने मुझे एक महान उपहार दिया है। चू युआन हंसा और खजाने को सीधे सिस्टम स्पेस में ले जाने के लिए ग्रेट डिवोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस विदेशी स्थान के खतरे के स्तर का चू युआन के लिए कोई मतलब नहीं था। खोज के इन कुछ दिनों में उसने दर्जनों शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाकृतियां, 6 आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण और बड़ी संख्या में औषधीय तत्व प्राप्त किए, जिनका उपयोग आध्यात्मिक ईश्वर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। इस विदेशी स्थान में एक और भी मजबूत उपस्थिति है। अपनी यात्रा के दौरान उसने एक ऐसी उपस्थिति का भी पता लगाया जो आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण से भी बढ़कर थी। आखिरकार इसे प्रकट करने का समय आ गया है। उसके सामने शून्य अनंत लगता है, लेकिन चू युआन की आंखें वह देख सकती हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। अचानक उसकी उंगलियां एक तेज चमक के साथ चमक उठीं, धीरे धीरे कांच की तरह अंतरिक्ष को काटती हुई और रहस्य के एक कोने को प्रकट करती हुई। धमाका! एक भयानक उपस्थिति सामने आई। बिजली और गड़गड़ाहट की चमक की तरह एक विशाल महासागर दिखाई दिया, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के तरल में बदलने का परिणाम प्रतीत होता है। हालांकि इस महासागर के भीतर इससे एक शाही उपस्थिति निकल रही थी। ये शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा से 100 गुना अधिक थी और साधारण साधक इसे सीधे साधना नहीं कर सकते थे। ये राजा श्रेणी की दिव्य शिरा है। चू युआन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और फिर वह मुस्कुराया। राजा श्रेणी की दिव्य शिरा आध्यात्मिक दिव्य शिरा से श्रेष्ठ है और अत्यंत कीमती है। उसकी आंखों ने तुरंत इस महासागर के तल पर शाही आभा से भरी एक ड्रैगन जैसी इकाई देखी। महासागर का निर्माण इस राजा श्रेणी की दिव्य शिरा द्वारा किया गया था। इस समय चू युआन ने समुद्र के अंदर एक व्यक्ति से भी ऊंचा एक भाला देखा। ये भाला प्राचीन पैटर्न से ढका हुआ था, एक लाल रंग जो आकाश के किसी भी तारे से अधिक चमकीला था। थोड़ी सी हरकत से इसने दुनिया को नष्ट करने में सक्षम शक्ति का प्रयोग किया। यहाँ तक कि एक आत्मा संचारक भी इस भाले के सामने बेहद कमजोर था। राजा श्रेणी का ईश्वरीय उपकरण। चू युआन फिर से चौंक गया। स्पष्ट रूप से यह किंग ग्रेट गॉड टूल इस विदेशी स्थान में सबसे कीमती कलाकृति थी।
किंग ग्रेड गॉड टूल आध्यात्मिक गॉड टूल से बेहतर है। स्पिरिट कम्युनिकेटर इसे नहीं बना सकते, केवल शून्य दिव्य राजा जो शून्य के नियमों में प्रवेश कर चुके हैं वे अपनी शक्ति से इसे मुश्किल से बना सकते हैं। ये 6 या 7 सितारा राजवंश का राष्ट्रीय खजाना बनने के लिए पर्याप्त है। किंग ग्रेड गॉड टूल, मेरे पास आओ। चू युआन का हाथ आगे बढ़ा, बेहद शक्तिशाली। विनाश की शक्ति ने कलाकृति के चारों ओर शून्य की शक्ति को चकनाचूर कर दिया और पलक झपकते ही ये भाले पर गिरने वाला था। धमाका। आध्यात्मिक ईश्वर उपकरणों का एक निश्चित बुद्धिमान अस्तित्व होता है, किंग ग्रेड गॉड टूल की तो बात ही छोड़िए। जिस क्षण चू युआन ने इसे पकड़ा, भला गुस्से में फट गया, मानो कोई इसे अपवित्र कर रहा हो। अंतहीन स्वर्गीय आग फैल गई, भयंकर रूप से जल रही थी, अंतरिक्ष के भीतर गैस को ठोस पदार्थ में बदल रही थी। साधारण स्पिरिट कम्युनिकेटर तुरंत जलकर मर जाएंगे। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही यह एक आत्मा संचारक को मार सकता है। ये राजा श्रेणी का ईश्वरीय उपकरण बहुत शक्तिशाली है। हालांकि चू युआन कोई साधारण आत्मा संचारक नहीं है। युद्ध देवता की मुट्ठी पहने हुए उसके हाथ ने सीधे भाले को पकड़ लिया और तुरंत भाला एक उग्र ड्रैगन की तरह मुड़ गया। इससे निकलने वाली स्वर्गीय लपटें फुतु दिव्य अग्नि द्वारा भस्म हो गईं, जिसने उत्साहपूर्वक अग्नि शक्ति को निगल लिया, जिससे वह कमजोर हो गई। सौर भाला। चू युआन ने तुरंत जानकारी का एक टुकड़ा निकाला। इस भाले का नाम सौर भाला था, जो एक स्थिर तारे की शक्ति और क्रिस्टल से बना था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्वाला इतनी भयंकर थी। अगर यह फुतु दिव्य अग्नि के लिए नहीं होता तो इसे वश में करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। सौर सच्चा ईश्वर। चू युआन का चेहरा सख्त हो गया। ये सौर भाला शून्य दिव्य राजाओं द्वारा नहीं, बल्कि एक सच्चे ईश्वर द्वारा बनाया गया था। शून्य ईश्वर दिव्य शक्ति रखने के बावजूद अभी भी एक झूठा ईश्वर है। लेकिन सच्चा ईश्वर तो सच्चा ईश्वर ही होता है। दिव्य शक्ति कितनी शानदार है। शून्य ईश्वर शाश्वत महान दुनिया को नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब सच्चे ईश्वर की बात आती है तो वे ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। भले ही वे दोनों राजा श्रेणी के ईश्वर उपकरण हैं, लेकिन अगर यह सच्चे ईश्वर के हाथ से आता है तो इसका मूल्य शून्य ईश्वर के हाथ से निश्चित रूप से अधिक है। उनमें निहित कानून अलग अलग हैं। उसके हाथ में सौर भाला राजा श्रेणी के ईश्वर उपकरणों में भी बहुत उच्च श्रेणी का था, अत्यंत शक्तिशाली और आसानी से एक आत्मा संचारक को मार सकता था। सौर भाले के अलावा मैंने एक राजा श्रेणी की दिव्य शिरा भी हासिल की। जैसे ही चू युआन राजा श्रेणी की दिव्य शिरा को इकट्ठा करने वाला था, सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक बज उठा। पता चला कि मेजबान के पास ताई पिल्फनेस की मरम्मत करने की शर्तें हैं। क्या आप इसकी मरम्मत करना चाहते हैं? विकल्प 1, सोलर स्पीयर। किसी भी 10 आध्यात्मिक ईश्वरीय औजारों का बलिदान करें। ताई पिल्फनेस को किंग ग्रेड में सुधारें। किंग ग्रेड ईश्वरीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं और 500 भाग्य अंक प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प 2, अभी सोलर स्पीयर का बलिदान न करें और 500 भाग्य अंक प्राप्त करें। ताई पिल्फनेस को किंग ग्रेड तक सुधारने के लिए सोलर स्पीयर और 10 स्पिरिट गॉड टूल्स की बलि देनी होगी। साथ ही इसमें विशेष रूप से सोलर स्पीयर की बलि की मांग की जाती है। आपको पता होना चाहिए, सोलर स्पीयर को एक सच्चे भगवान ने तैयार किया था और इसका मूल्य सामान्य किंग ग्रेड दिव्य कलाकृतियों की तुलना में बहुत अधिक है। बलिदान करना है या नहीं? चू युआन की नज़र में ताई पिल्फनेस की तुलना में सोलर स्पीयर का मूल्य महत्वहीन है, ये बस कचरा है। विकल्प 1, सोलर स्पीयर की बलि दें और ताई पिल्फनेस की मरम्मत करने और इसे किंग ग्रेड में बहाल करने के लिए 10 स्पिरिट गॉड टूल्स की बलि दें। चू युआन ने सोलर स्पीयर और 10 स्पिरिट गॉड टूल्स निकाले। चू युआन के पास स्पिरिट गॉड टूल्स की कोई कमी नहीं है। फ्लोटिंग इंपीरियल राजवंश के विनाश, दानव रसातल ब्रिगेड के विनाश और मैजिक शार्क राजवंश पर विजय के साथ वह कई अन्य आयामों में फैल गया है, जिससे उसके पास दर्जनों स्पिरिट गॉड टूल्स आ गए हैं। होस्ट ने विकल्प 1 चुना। ताई पिल्फनेस की मरम्मत के लिए सोलर स्पीयर और 10 स्पिरिट गॉड टूल्स का त्याग किया, जिससे उसे 500 डेस्टिनी पॉइंट मिले। आपका वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 1050 है। ताई पिल्फनेस की मरम्मत चल रही है। अचानक चू युआन द्वारा अपनी पसंद करने के बाद उसने जो 11 दिव्य कलाकृतियां निकाली वे हवा में गायब हो गईं। उसकी नज़र में सिस्टम रूपांतरण के माध्यम से वे शुद्ध ऊर्जा की एक धारा में बदल गईं, जो विभिन्न कानूनों में संघनित होकर ताई पिल्फनेस में गिर गईं। ताई पिल्फनेस की मरम्मत सफलतापूर्वक की गई है और इसकी गुणवत्ता को किंग ग्रेड में बहाल कर दिया गया है। ताई पिल्फनेस टूटा हुआ मूल रूप से एक सर्वोच्च खजाना, जिसे ताई तियानजुन द्वारा परिष्कृत किया गया था। हालांकि ये देवताओं और राक्षसों के बीच महान युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था और कई स्वर्गों में गिर गया था। जब तक इसमें विभिन्न औषधीय सामग्री डाली जाती है, तब तक ये स्वचालित रूप से अमृत को परिष्कृत कर सकता है, जिसकी सफलता दर 100% है। नोट: ताई पिल्फनेस को गंभीर क्षति के कारण इसका ग्रेड गिर गया है और यह केवल किंग ग्रेड गॉड पिल्स को ही परिष्कृत कर सकता है, लेकिन किंग ग्रेड से ऊपर नहीं। ताई पिल्फनेस को किंग ग्रेड में बहाल कर दिया गया है। चू युआन बहुत खुश था।
उसने तुरंत महसूस किया कि पिलफनेस के अंदर सभी किंग ग्रेड अमृत सूत्र चमकने लगे थे। वास्तव में उसके खजाने में किंग ग्रेड गॉड पिल्स को परिष्कृत करने के लिए कुछ औषधीय तत्व थे, लेकिन अब तक वह किंग ग्रेड से ऊपर कुछ भी परिष्कृत नहीं कर सका था। अब वह आखिरकार उनका उपयोग कर सकता था। महान निगलने की तकनीक, किंग ग्रेड दिव्य शिरा। चू युआन ने पहाड़ों को हिलाया और समुद्रों को भरा, और राजा की शक्ति का दावा करने वाली किंग ग्रेड दिव्य शिरा गड़गड़ाहट के साथ धरती से खींची गई और उसके द्वारा ली गई। अब इस अन्य आयामी स्थान में कोई कीमती खजाना नहीं बचा है। वह केवल समय का इंतजार कर सकता था जब अन्य आयाम टकराने पर अन्य विमानों से खजाने लाए। इस अन्य आयामी स्थान के किनारे को देखते हुए उसने असाधारण रूप से मोटी क्रिस्टल की दीवारें देखीं। हालांकि वह अपनी महान काटने की तकनीक से उन्हें काट सकता था, लेकिन वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। अन्यथा उसे नहीं पता था कि वह किस अज्ञात स्थान समय में जा सकता है। वापस जाने का समय आ गया है। चू युआन दावू इंपीरियल सिटी में वापस आ गया। ये राजा श्रेणी की दिव्य शिरा भी उसने इंपीरियल सिटी के मैदान के नीचे दफन कर दी थी। उसने वहां एक संरचना स्थापित की और इसने अत्यंत शुद्ध राजा श्रेणी की दिव्य ऊर्जा को बाहर निकाला। दावू इंपीरियल सिटी, इसका पैमाना एक बार फिर से बढ़ गया है। अनगिनत कारीगरों की बदौलत ये पूर्व फ्लोटिंग सिटी से भी बड़ा हो गया है। लगभग पूरे दावू क्षेत्र को इंपीरियल सिटी के हिस्से के रूप में शामिल कर लिया है। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि यह धुंध में बदल गई, और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा की बारिश ने इसे मार्शल डोमेन के केंद्र में एक निर्विवाद पवित्र भूमि बना दिया। जैसे ही दावू मार्शल डोमेन का संप्रभु बन गया, सभी संसाधनों को दावू कोर्ट के माध्यम से भेजा गया, जिससे बहुत सारी बर्बादी से प्रभावी रूप से बचा जा सका। इसके अलावा चू युआन औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। पंजीकृत होने के बाद उन्हें पूरे क्षेत्र में वितरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के साधना स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। अब तक दिव्य मार्शल कोर की संख्या 50 मिलियन तक बढ़ गई है, जिनमें से अधिकांश दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। पहले की आवश्यकता की दिव्य मार्शल कोर में शामिल होने के लिए मूल आत्मा क्षेत्र में होना चाहिए, दावू की बढ़ती शक्ति के कारण बढ़ा दी गई है। जो लोग पहले शामिल हुए थे वे औषधियों के माध्यम से दिव्य क्षेत्र में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन नए रंगरूटों के पास अब दिव्य क्षेत्र की शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा चू युआन ने प्राथमिक मिशन पूरे कर लिए हैं और 2 और आध्यात्मिक भगवान उपकरण पदोन्नति कार्ड हासिल किए हैं। युद्ध सेना शतरंज को आध्यात्मिक स्तर पर अपग्रेड किया गया है और यह 1 अरब लोगों को बांध सकता है। इसके अलावा इसने एक शतरंज आत्मा को जन्म दिया है जो युद्ध के मैदान की स्थिति को मुख्य कमांडर को रिपोर्ट कर सकती है। रहस्यवादी आत्मा पंखों को भी आध्यात्मिक स्तर पर अपग्रेड किया गया है। अजेयता के 5 सेकंड का समय नहीं बढ़ा है, लेकिन यह अब कुछ हद तक टोंगशेन शक्ति का प्रतिरोध कर सकता है, भले ही वह दिव्य राजा से हो। शून्य पारगमन की एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त हुई है। ये क्रिस्टल से ऊर्जा का उपभोग करता है ताकि व्यक्ति शून्य को पार कर सके, टेलीपोर्टेशन प्राप्त कर सके। दानव शार्क साम्राज्य के खजाने को सुरक्षित करने और विभिन्न आयामी स्थानों को साफ करने के बाद चू युआन के कब्जे में टोंगशेन आकाश युद्ध सैनिकों की संख्या 3 हो गई है। आकाश युद्धपोतों की संख्या भी 15 हो गई है। रहस्यवादी प्रकाश कवच का भी उत्पादन किया जा रहा है और इसे पूरी सेना में वितरित किया जा रहा है। दावू वर्तमान में तेजी से विकास के चरण में है। विभिन्न शक्तियों द्वारा सफलताएं सामने आती रहती हैं। जब उसने अपने हाथों में औषधीय जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक और राजा श्रेणी की देव गोलियों में बदल दिया, तो विभिन्न देव स्थिति अस्तित्व तेजी से उभरने लगे। दावू के राष्ट्र का भाग्य भी अपने चरम पर पहुंच गया। वर्तमान देव स्थिति के अधिकांश शक्तिशाली लोगों को चू युआन ने पाला था। ये लोग स्वाभाविक रूप से चू युआन के प्रति वफादार हैं। आत्मा बीज परिवर्तक द्वारा रूपांतरित होने के बाद त्यानुवान चाय के पेड़ को भी पूरे देश में लगाया गया है। हालांकि इसका प्रभाव मात्र पौधे जितना मजबूत नहीं है, फिर भी यह टोंगशेन स्तर से नीचे के लोगों के लिए खेती के स्तर को बहुत बढ़ा सकता है। दावू संसाधनों और खेती की तकनीकों में प्रचुर है, अब इसमें केवल समय की कमी है। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने मार्शल डोमेन में दावू अकादमी स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय किया है। पर्याप्त आयु के सभी बच्चे वहां अध्ययन कर सकते हैं। दरबार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न खेती के संसाधनों और मार्शल विशेषज्ञों और विद्वानों के निर्देशों के साथ लू क़ियानफ़ू आ गया। वह टोंगशेन गोली का उपयोग करने के बाद पहले ही टोंगशेन क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह जानता था कि चू युआन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे ये सब दिया था। जहां तक दावू अकादमी की बात है, यह एक संस्था थी जिसे चू युआन ने पूरे डोमेन को एकीकृत करने के बाद स्थापित किया था। ये भविष्य के महारथियों को बचपन से ही प्रशिक्षित करता है, जिससे ये बच्चे छोटी उम्र से ही व्यवस्थित रूप से मार्शल आर्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ताकि एक ठोस आधार बनाने के लिए सबसे अच्छा समय बर्बाद न हो। एक बार जब ये लोग वयस्क हो जाते हैं तो वे दावू के सबसे अच्छे सैनिक बन जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे एक कबीला प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करता है। लेकिन चू युआन असीम रूप से विस्तार कर रहा है। सभी बच्चे बिना किसी अपवाद के वहां अध्ययन कर सकते हैं।
अकादमी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन समय के साथ इसमें धीरे धीरे सुधार होगा। MV योजक चिन्ह novelbin.net पर अपडेट के लिए बने रहें। दावू अकादमी एक राष्ट्रीय नीति है। लंबे समय में भले ही मार्शल डोमेन अब एकीकृत हो गया है, लेकिन वहां लंबे समय तक अराजकता रही है। बुनियादी अभ्यासों के अलावा हर दिन सेना में सैनिकों को मार्शल आर्ट का ज्ञान सिखाने वाले शक्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए। विभिन्न सैन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें विजेताओं को बेहतर उपचार मिले। चू युआन ने सिर हिलाया। हर 7 दिन में दावू अकादमी को भी जनता के लिए एक दिन आरक्षित करना चाहिए, ताकि वे आकर शक्तिशाली व्यक्तियों के व्याख्यान सुन सकें। मैं इन शक्तिशाली लोगों को मुफ्त में व्याख्यान नहीं देने दूंगा, इसके बजाय उन्हें योग्यता अंक मिलेंगे जिनका उपयोग विभिन्न संसाधनों के लिए किया जा सकता है। ये पूरे दावू की मार्शल भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली व्यक्तियों के उदय के साथ व्यवस्था की जितनी अधिक परीक्षा होगी, इस प्रकार प्रासंगिक कानून बनाए जाएंगे। उपद्रवियों के संसाधन कम से कम छीन लिए जाएंगे, उनकी खेती को समाप्त कर दिया जाएगा, या यहाँ तक कि उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इन मामलों को उचित तरीके से निपटाया जाए। लू कियानफू ने कहा, इन मामलों की व्यवस्था के बाद और एक बार जब मार्शल डोमेन स्थिर हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मैं एक बड़े और अधिक समृद्ध डोमेन की ओर बढ़ूंगा। चू युआन ने कहा, हम मार्शल डोमेन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। लू कियानफू ने कहा, हालांकि मार्शल डोमेन विशाल है, फिर भी ये दूरस्थ है। अगर हम एक कोने में रहते हैं तो हम पुराने हैंगिंग स्काई राजवंश की तरह होंगे, कुएं में एक मेढक जो हमेशा हमारी सीमाओं से परे की ताकत के प्रति अंधा रहेगा। एक सम्राट के रूप में मुझे केवल जमीन और आसमान के एक छोटे से टुकड़े से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक विस्तृत दुनिया को देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे दावू को शाश्वत दुनिया की भव्यता के भीतर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले। चू युआन ने कहा, आप गलत हैं। मैं मार्शल डोमेन छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं, बल्कि मार्शल डोमेन और अन्य डोमेन के बीच एक संबंध बनाने की योजना बना रहा हूं, ताकि हमारे क्षेत्र का और विस्तार हो सके। अनंत दुनिया विशाल और असीम है। यदि शाश्वत दुनिया की तुलना एक विशाल महासागर से की जाती है, तो मार्शल डोमेन केवल एक छोटा तालाब है। यहाँ रहना एक कुएं के तल पर एक मेढक होने जैसा है, जो केवल आकाश की ओर देख सकता है और हमेशा के लिए परे विशाल विस्तार को देखने में असमर्थ है। चू युआन पहले से ही मार्शल डोमेन और अन्य डोमेन के बीच एक संबंध स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य दावू के क्षेत्र का और विस्तार करना है। महाराज, क्या कोई और चीज़ है जिसे आप आदेश देना चाहते हैं? लू कियानफू ने पूछा। इस बार जब मैं बाहरी द्वार खोलूंगा, डोमेन दिव्य मार्शल आर्मी भी मेरे साथ मार्च करेगी। वफादार बहादुर राजा, आपको तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हमारे 50 मिलियन दिव्य मार्शल सैनिक इस समय के भीतर दिव्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। मैं शाही आदेश भी जारी करूंगा, जिसका समय अगले साल की शुरुआत में तय किया गया है। चू युआन इस बार क्षेत्रों का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है। स्वाभाविक रूप से वह अकेले नहीं जाएगा, वह दिव्य मार्शल आर्मी को साथ लेकर जाएगा। हाँ महाराज, लू कियानफू ने सिर हिलाया। तैयार हो जाओ, चू युआन ने कहा। चू युआन द्वारा दिव्य मार्शल आर्मी को अन्य क्षेत्रों में ले जाने की खबर के साथ पूरा दावू पूरी तरह से सक्रिय हो गया। चू युआन के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों की तैयारी कर रहा था। चू युआन ने भी सावधानीपूर्वक तैयारी की। दिव्य मार्शल आर्मी को युद्ध सेना शतरंज के अंदर ले जाया जा सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। उन्होंने दिव्य क्षेत्र में 3 आकाश युद्ध सैनिकों का भी निर्माण किया है, जिनमें से 2 दावू की रक्षा के लिए रहेंगे। आकाश युद्ध सैनिकों के पास अपने विचार नहीं होते हैं और वे ईमानदारी से उसके आदेशों का पालन करेंगे। अब पूरे क्षेत्र का भाग्य दावू का है और मार्शल सम्राट आम लोगों द्वारा अत्यधिक पूजनीय है। लोग शाही शहर दावू में उसका राजसी और शानदार संत सम्राट अवतार शक्ति का प्रतीक बन गया है, जो पूरे क्षेत्र के भाग्य को दबा रहा है। चू युआन को इस बात का भी ज्ञान है कि मार्शल डोमेन से परे क्या है। उसने दानव रसातल सेना से एक समुद्री नक्शा हासिल किया, जो दर्शाता है कि समुद्र से परे कई विशाल डोमेन हैं। वर्तमान में वह ये तय कर रहा है कि किस क्षेत्र में जाना है। रॉयल पैलेस में यूनिवर्स ट्रेड एसोसिएशन से तांग फैंग मिलने आए। मार्शल सम्राट, मैंने सुना है कि आप मार्शल डोमेन छोड़ रहे हैं, इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं? यूनिवर्स ट्रेड एसोसिएशन का व्यवसाय पूरे अनंत विश्व में फैला हुआ है। हमारी अधिकांश जगहों पर शाखाएं हैं और हम संभवतः मदद कर सकते हैं। तांग ने प्रशंसा के साथ सिंहासन के ऊपर महान व्यक्ति की ओर देखा। वही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने लगभग 10,000 वर्षों तक अराजकता में रहे क्षेत्र में एकीकरण लाया, ताकि उसके नागरिक शांति से रह सकें और काम कर सकें, ने क्षेत्र को अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त करने में मदद की और देश की ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। विकल्प 1, पूर्वी रहस्य क्षेत्र में जाएं और 5 सौभाग्य बिंदु और 5 मौलिक आत्मा जड़ों में से एक जल आत्मा जड़ प्राप्त करें।
विकल्प 2, दक्षिण आत्मा क्षेत्र में जाएं और 500 भाग्य बिंदु और 3000 महानताओं दिव्य क्षमताओं में से एक यादृच्छिक प्राप्त करें। मैं पूर्वी रहस्य क्षेत्र की ओर जाऊंगा। चू युआन ने अपना विकल्प चुना। पूर्वी रहस्य क्षेत्र में जाने के लिए दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के पास समुद्र क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। दक्षिण आत्मा क्षेत्र की ओर जाने के लिए दानव शार्क राजवंश के समुद्री क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। दोनों समुद्री मार्गों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। पूर्वी रहस्य क्षेत्र, तांग फैंग ने कहा, मैं पूर्वी रहस्य क्षेत्र से परिचित हूँ। ये 5 गहन क्षेत्रों में से एक है जिसमें एक आभासी दिव्य राजा रहता है। वास्तव में हमारे पास वहाँ ब्रह्मांड व्यापार संघ की एक शाखा है। यदि महामहिम को कोई आपत्ति न हो तो मैं इस बार दावू को छोड़कर महामहिम के साथ पूर्वी रहस्य क्षेत्र में जाना चाहूँगा। एक बार जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ के स्थानीय सहयोगियों से संपर्क स्थापित कर सकता हूँ और नए व्यापार सौदे तय कर सकता हूँ। ओह, आप मार्शल क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रपति तांग? चू युआन ने पूछा। वास्तव में मैं कई 100 वर्षों से मार्शल क्षेत्र में हूँ। अब मेरे जाने का समय आ गया है। जहाँ तक यहाँ के व्यापार की बात है, मैं इसे चाइनिंग पर छोड़ दूंगा। शुरू से ही चाइनिंग दावू के साथ व्यापार करने के लिए जिम्मेदार रहा है, वह अच्छा करेगा, तांग फैंग ने कहा। उस स्थिति में राष्ट्रपति तांग, आपको भी तैयारी करनी चाहिए। आप इस बार मेरे साथ पूर्वी रहस्य क्षेत्र में आ सकते हैं। मुझे यूनिवर्स ट्रेड एसोसिएशन की सहायता की आवश्यकता होगी। चू युआन ने मना नहीं किया। पूर्वी रहस्य क्षेत्र में जाने के बाद उसे वास्तव में कुछ संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्वी रहस्य क्षेत्र आभासी दिव्य राजा का घर है। चू युआन को स्काई वॉरशिप और स्काई वॉर सोल्जर्स बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता है और इसलिए उसे यूनिवर्स ट्रेड एसोसिएशन के साथ व्यापार करने की आवश्यकता है। डिंग, मेजबान ने 500 भाग्य बिंदु और 5 मौलिक आत्मा जड़ों से एक जल आत्मा जड़ प्राप्त करके पहला विकल्प चुना है। तांग फैंग को दूर भेजने के बाद चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने 5 आत्मा जड़ें प्रकट की। सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर 5 मूल तत्व। ये 5 प्रकार के तत्व अपनी अनूठी ऊर्जा विकीर्ण कर रहे हैं। भले ही वे 5 अलग अलग ऊर्जाएं हैं, लेकिन इस समय वे एक दूसरे के बीच घूम रहे हैं, एक धुंधली धुंध बना रहे हैं। धुंध के अंदर बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है, जिससे एक छोटी सी मौलिक दुनिया बनती है जो लगातार टकरा रही है। क्या गहन शक्ति है! 5 तत्वों की शक्ति अंतहीन रूप से चक्र करती है, हमेशा जीवन उत्पन्न करती है। ये भी कहा जाता है कि एक बार जब किसी की साधना एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाती है तो वह अपनी खुद की दुनिया बना सकता है, इसे एक विशाल भयावह दुनिया में संघनित कर सकता है और उसका स्वामी बन सकता है। चू युआन ने कहा, किंवदंतियों में एक ऐसी दुनिया है जिसे 5 तत्वों की महान दुनिया कहा जाता है, जो अनगिनत तत्वों से भरी हुई है। हालांकि मेरी ताकत दुनिया बनाने में सक्षम होने से बहुत दूर है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इन 5 तत्वों की आत्मा जड़ों का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि महान मार्शल के पास अभी भी एक महान मोहर नहीं है, जो महान भाग्य का प्रतीक है। मैं इन 5 तत्वों की आत्मा जड़ों का उपयोग करके महान मोहर क्यों नहीं बनाता? चू युआन ने फैसला किया। मार्शल की महान मोहर, भाग्य की मोहर। धमाका! 5 मौलिक आत्मा जड़ों द्वारा उत्सर्जित आभा तेजी से घूमी और एक साथ संकुचित हो गई, जिससे इसका एक समूह बन गया। चू युआन के मन उत्तेजना के तहत समूह धीरे धीरे एक ग्रैंड जेड सील के आकार में बन गया। भाग्य को भरो। जेड सील एक सर्वोच्च शाही प्राधिकरण का प्रतीक है। जब जेड सील किसी के द्वारा अंकित की जाती है तो यह शाही आदेश को व्यक्त करती है, जो सम्राट की सर्वोच्च गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रैंड जेड सील में भाग्य शक्ति की एक विशाल मात्रा को शामिल किया गया था। इसे लगातार उकेरा गया, इसे ग्रेट मार्शल के भाग्य के साथ निकटता से जोड़ा गया, इसकी प्रामाणिकता की गारंटी दी गई और इसके नागरिकों को इसे ग्रेट मार्शल की जेड सील के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। सभी द्वारा पूजनीय। ग्रैंड जेड सील को आकस्मिक रूप से नहीं उकेरा गया है। जो कोई भी जेड सील रखता है वह ग्रेट मार्शल के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। ग्रेट मार्शल का वर्तमान भाग्य क्रूर है, ये सीधे एक दिव्यता को मार सकता है और यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र की पहली या दूसरी परत में एक भगवान को भी सीधे दबा दिया जाएगा। भले ही यह ग्रैंड जेड सील अन्य सामग्रियों का उपयोग नहीं करती है, चू युआन ने वास्तव में अत्यंत कीमती 5 तत्वीय आत्मा जड़ों का उपयोग किया है। ये आत्मा जड़ें लगातार 5 तत्वीय ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और यहाँ तक कि अपनी खुद की दुनिया भी बना सकती हैं। जैसे जैसे भाग्य का संचार होता रहा, ग्रैंड जेड सील ने अधिकार की आभा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। इस समय स्वर्गीय पृथ्वी भट्टी एक गर्जन वाली लौ के साथ प्रकट हुई। चू युआन ने ग्रैंड जेड सील को इसमें रखा, लगातार सील को फोज किया। क्लैंग 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 क्लैंग। इस प्रक्रिया के साथ 1000 हथौड़ों की आवाज आई। जेड सील तैयार है। भाग्य के अंतहीन संचार के तहत चू युआन अचानक अपने हाथ उठाता है। लगभग इसी समय स्वर्गीय पृथ्वी भट्टी से एक मोटी ग्रैंड जेड सील उड़ गई।
ये केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन इसका वजन एक पहाड़ से भी अधिक भारी लग रहा था। अपने वजन के कारण ये जगह ही मुड़ रही थी। जैद सील में बहुत अधिक पैटर्न नहीं उकेरे गए थे। इसके ऊपर एक पहाड़ और एक नदी की तस्वीर थी। करीब से निरीक्षण करने पर यह मार्शल डोमेन और पड़ोसी दानव क्षेत्र जैसा लग रहा था, जो जादुई अनुपात में छोटा हो गया था। इसके अलावा जैद सील पर मार्शल डोमेन का नक्शा स्थिर नहीं है। 5 तत्व ऊर्जा बदलती रहती है। हर बार जब चू युआन अपने क्षेत्र का विस्तार करता है तो सील में एक नया मॉडल जोड़ा जाएगा। ये 5 तत्व आत्मा जड़ों का कार्य है। एक सच्ची दुनिया की तरह ये लगातार विकसित हो रही है। इस सील के आधार पर केवल 2 शब्द हैं। ये 2 शब्द हैं महान मार्शल। इंपीरियल जैद सील ने एक अद्वितीय महिमा का उत्सर्जन किया। इंपीरियल जैद सील की अंतर्निहित शक्ति के साथ ये सीधे कमजोर दिव्य प्राणियों को दबा सकता है और मार सकता है। 5 तत्वों की आत्मा जड़ अजेय थी और इसलिए राष्ट्र का महान भाग्य था। इस इंपीरियल जैद सील का सबसे भयावह पहलू इसकी विकास क्षमता थी। जैसे जैसे 5 तत्वों की आत्मा जड़ लगातार तत्वों को अवशोषित करती गई और राष्ट्रीय भाग्य तेजी से मजबूत होता गया, इस सील की शक्ति और मजबूत होती गई। इंपीरियल जैद सील एक दिव्य कलाकृति नहीं है, बल्कि एक विशेष खजाना है, राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक है, जो दावू की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इंपीरियल जैद सील का निरीक्षण करने पर इसके भीतर स्वाभाविक रूप से 5 तत्वों का एक छोटा सा स्थान बन गया। चू युआन के दिमाग में एक विचार आया और 5 तत्वों का महान ध्वज अचानक इंपीरियल जैद सील में गिर गया। लगातार भयानक 5 तत्वों की आभा को निगलते हुए एक असाधारण परिवर्तन से गुजर रहा था। एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण। वास्तव में 5 तत्वों का महान ध्वज एक आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण में बदल गया। 5 तत्वों की आत्मा की तरह 5 तत्वों की आत्मा जड़ ने इस 5 तत्वों के महान ध्वज में सबसे महत्वपूर्ण आत्मा को भर दिया। बहुत बढ़िया, ये साम्राज्य का प्रतीक है। चू युआन ने संतुष्टि के साथ शाही जैद सील को देखा और इसे 24 घंटे तड़के के लिए स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी में डाल दिया। .नेट समय तेजी से उड़ गया और ये दावू के 35वें वर्ष में नए साल का पहला दिन था। पूरा मार्शल डोमेन एक नया अध्याय खोल रहा था। मार्शल डोमेन अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। पिछले युग की गणना पद्धति को समाप्त कर दिया गया है और इसकी गणना दावू के संस्थापक समय के अनुसार की जाती है। जब चू युआन 30 साल पहले पहली बार अनंत दुनिया में आया था, तब उसे मार्शल डोमेन का संप्रभु बने हुए लगभग 5 साल हो चुके थे और दावू की राष्ट्रीय ताकत भी 5 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नत हो गई थी। ये सब अविश्वसनीय था। दावू का शाही महल। महारानी डोवगर हर नए साल की पूर्व संध्या पर शाही मकबरे से लौटती थीं। परिवार ने नए साल की पूर्व संध्या पर भोजन किया, दावू के 35वें वर्ष की घंटी की आवाज़ सुनी और शाही शहर में आतिशबाजी देखी। वर्ष पहियों की तरह क्षणभंगुर होते हैं, पुनर्जन्म की तरह कभी नहीं रुकते। ये दावू का 35वां वर्ष है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दावू मार्शल डोमेन एक 5 सितारा शाही राजवंश का संप्रभु बन जाएगा। महारानी डोवगर की शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया। भले ही उन्होंने जानबूझकर साधना न की हो, चू युआन की आपूर्ति और महारानी डोवगर के रूप में उनकी स्थिति के कारण उनकी साधना भी भगवान की स्थिति तक पहुंच गई। स्वाभाविक रूप से कुलीनता की आभा बिखेर रही थी। वास्तव में दावू की स्थापना को 35 साल हो चुके हैं। चू युआन हंसा, मेरे बारे में बात करते हुए। जैसे ही नए साल की घंटी बजेगी, ज़ियाओनियांग 18 साल का हो जाएगा। 18 वर्षीय चू ज़ियाओनियांग बड़ा हो गया था और उसकी आकर्षक और वीर मुद्रा और भी बड़ी हो गई थी। हमेशा मौखिक और साहित्यिक कौशल की तुलना में साधना को प्राथमिकता देते हुए उसकी साधना अब फोटोग्राफिक भगवान के दायरे में पहुंच गई है। उसने चू ज़ियाओनियांग के सिर को सहलाया, उसके बालों को सहलाया और फिर एक संतुष्ट हंसी दी। सम्राट भाई, चू ज़ियाओनियांग ने मुंह बनाया, मैं इस साल 18 साल का हो जाऊंगा। महारानी विधवा ने कहा, महाराज को नए साल के बाद मार्शल डोमेन छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं सेना का नेतृत्व करूंगी और विजय और विस्तार जारी रखूंगी। चू युआन ने सिर हिलाया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। अगर दावू मार्शल डोमेन में रहता है तो कोई विकास नहीं होगा और मेरी ताकत बढ़ाना मुश्किल होगा, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। सालों पहले तुम्हारी बड़ी और दूसरी बहनें दावू छोड़कर चली गई थीं और अब तुम्हारी दूसरी बहन को आखिरी बार देखे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। उसकी कोई खबर नहीं है, चाहे वह मर गई हो या जिंदा। महारानी डोवगर ने अपना सिर हिलाया। बड़ी बहन, दूसरी बहन। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से याद आया कि पूर्व सम्राट की 3 बेटियां और एक बेटा था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो सबसे बड़ी राजकुमारी और दूसरी राजकुमारी पहले ही जा चुकी थीं। वे मार्शल डोमेन में नहीं थीं, वे समुद्र में चली गई थीं और आज तक कोई खबर नहीं मिली है। ज़ियाओनियांग, एक बार जब मैं निकल जाऊंगा और डोंगक्सुआन डोमेन में एक स्थिर आधार स्थापित करूंगा तो आप वहां घूमने जा सकते हैं। चू युआन ने कहा। पूरी रात नए साल की घंटी बजती रही और पूरा दावू डोमेन हर जगह लालटेन से सजा हुआ था, जो खुशी से भरा हुआ था।
जैसे ही दावू ने एक डोमेन को एकीकृत किया, डोमेन में कोई और युद्ध नहीं हुआ, हर कोई शांति में था, शांति और सद्भाव का एक मॉडल। नए साल के पहले दिन बहुत धूप थी, सूरज आग की तरह था, ठंड को दूर कर रहा था, दावू की राष्ट्रीय नियति की तरह उफान मार रहा था। शाही शहर अब एक पवित्र स्थान बन गया है। सभी आकार के अधिकारी, राज्य के स्वामी, काउंटी मजिस्ट्रेट, प्रीफेक्ट आदि और ईश्वर की स्थिति में सभी अस्तित्व मार्शल डोमेन से इंपीरियल सिटी की ओर भागे। यह नया साल साधारण नहीं था। यह मार्शल डोमेन के 10,000 वर्षों में सबसे शानदार युग था, पहले एकीकृत शाही राजवंश का पहला नया साल। वे दावू के सम्राट, सबसे शक्तिशाली पवित्र सम्राट से मिलना चाहते थे। इस समय इंपीरियल सिटी स्क्वायर पर जो लोग दिखाई दिए, वे मूल रूप से दिव्य प्राणी थे। आजकल दावू में 100 से अधिक दिव्य स्थिति वाले पावर हाउस हैं, और यहाँ तक कि सभी डोमेन को मिलाकर भी अतीत में 40 या 50 लोगों से अधिक नहीं होंगे। उस प्राचीन पवित्र सम्राट की तरह चू युआन चौक पर दिखाई दिया। महामहिम सम्राट को मेरा सम्मान अर्पित करें। हर कोई चू युआन के सामने झुक गया, उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। मेरे दाव द्वारा मार्शल डोमेन के एकीकरण और दानव क्षेत्र की अनदेखी के बावजूद ये पूरे अनंत विश्व में एक दूरस्थ कोने से अधिक कुछ नहीं है, और हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। अनंत विश्व के सच्चे शक्तिशाली डोमेन में 6 सितारा, 7 सितारा, 8 सितारा, 9 सितारा और यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली राजवंश हैं। चू युआन ने धीरे से कहा, उसका स्वर सर्वोच्च महिमा से भरा हुआ था, जिसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। हमें संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, इस छोटे से डोमेन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक पुराने पवित्र सम्राट को क्षेत्र का विस्तार करना पड़ा। अब मार्शल डोमेन स्थिर और शांतिपूर्ण है, अरबों लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। चू युआन ने कहा, राष्ट्र का भाग्य जितना मजबूत होगा, सभी को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। इसे लाभांश के रूप में जाना जाता है। यदि हम एक डोमेन पर टिके रहते हैं और सभी लाभांश का उपभोग करते हैं, तो हम गिरावट की धीमी अवधि में प्रवेश करेंगे। जब मैं इस बार जाऊंगा, तो मैं डोंगक्सुआन डोमेन में विकास के लिए बुद्धिमान और सक्षम अधिकारियों के एक समूह को लाऊंगा। शेनवू सेना भी अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए मेरा अनुसरण करेगी, बाकी सेनाएं रहेंगी और मातृभूमि की रक्षा करेंगी, और मैं यहाँ 2 स्काई बैटल सोल्जर्स को छोड़ दूंगा, जिनके पास एक गॉड पोजीशन की ताकत है। चू युआन के पीछे 2 गॉड पोजीशन स्काई बैटल सोल्जर्स निर्दयी दिख रहे थे। चू युआन के जाने के बाद ये दावू राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। स्काई बैटल सोल्जर्स। हर किसी का दिल कांप उठा, खासकर वे जो युद्ध में चू युआन के साथ थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्काई बैटल सोल्जर्स को गॉड पोजीशन अस्तित्व का वध करते देखा था, जैसे कि वे सड़ी हुई लकड़ी को चीर रहे हों। वे बस सबसे भयानक हत्या मशीनें थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ भाग्य है, मैं हमेशा वहाँ रहूंगा। धमाका। अचानक दावू के शाही शहर में एक विशाल आकृति प्रकट हुई, दावू के राष्ट्रीय भाग्य से संघनित पवित्र सम्राट की एक आभासी छवि, जिसमें चू युआन की बुद्धि, चू युआन की इच्छाशक्ति शामिल थी, जो इतनी गहन थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां भाग्य है, वहां मेरी इच्छा को व्यक्त किया जा सकता है, और मुझे भाग्य के माध्यम से घरेलू स्थिति के बारे में सूचित किया जा सकता है। वास्तव में ये भाग्य की शक्ति का सूक्ष्म उपयोग था। हालांकि चू युआन भविष्य में कुछ समय के लिए मार्शल डोमेन में नहीं होगा, लेकिन भाग्य की शक्ति के संचरण के माध्यम से उसके पवित्र आदेश को अभी भी बिना किसी बाधा के तुरंत संप्रेषित किया जा सकता है। भाग्य का अवतार किसी भी समय मार्शल डोमेन में कहीं भी प्रकट हो सकता है। इसके अलावा भाग्य के संचरण के माध्यम से घरेलू स्तर पर होने वाले किसी भी सूक्ष्म परिवर्तन को चू युआन तुरंत जान सकता था। इस बार उन्होंने मार्शल डोमेन को छोड़ दिया और व्यक्तिगत विजय के तरीके से क्षेत्रों को जीतने और विस्तार करने के लिए डोंगक्सुआन डोमेन चले गए, अन्य डोमेन के प्रचुर संसाधनों को मार्शल डोमेन में लाया। महामहिम की दृष्टि दूरदर्शी है, सभी ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं जहां भी रहूंगा, दाव की महिमा वहां चमकेगी, और वह मेरे दाव का क्षेत्र होगा। चू युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े होकर दूर तक देखा। मेरा लक्ष्य संपूर्ण शाश्वत विश्व है। इस बार चू युआन अपनी सेना को मार्शल डोमेन से सिर्फ एक अभियान पर नहीं ले जा रहा था, बल्कि विस्तार के मिशन पर था, नए क्षेत्रों को खोलने के लिए। प्रस्थान का मतलब यह नहीं था कि वह अकेले कहीं जाएगा और अकेले लड़ेगा, बल्कि इसका मतलब था कि उसे एक नई नींव स्थापित करनी थी, और उसे जो तैयारियां करनी थीं, वे व्यापक थीं। सबसे पहले उसे मार्शल डोमेन के भीतर अधिकारियों का चयन करना था, जिसके लिए तेज और योग्य मंत्रियों के एक समूह की आवश्यकता थी। जब वे पूर्वी गहन क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्हें एक आधार के रूप में क्षेत्र पर कब्जा करना था। इसे प्रबंधित करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। ऐसी तैयारियों को पूरा होने में लगभग 1 महीना लग गया। राजसी और निडर 50 मिलियन दिव्य योद्धाओं की एक सेना दावूशाही शहर के बाहर दिखाई दी। वे चमकदार और रहस्यमय प्रकाश कवच पहने हुए थे, उनमें से प्रत्येक दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया था। दिव्य क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों की एक सेना। भले ही उन्हें हाई स्टार इंपीरियल राजवंश में दर्जा दिया गया हो, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से कुलीन माना जाएगा।
वे चू युआन के साथ पूर्वी गहन क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे ताकि अधिक से अधिक जीत हासिल की जा सके। चू युआन के साथ एक और व्यक्ति झू फैंगफैंग और जी फुलिंग थे। चू युआन ने मूल रूप से झू फैंगफैंग को दानव क्षेत्र पर उसके संप्रभु के रूप में शासन करने की योजना बनाई थी। हालांकि झू फैंगफैंग ने चू युआन से उसे अपने साथ ले जाने की विनती की, क्योंकि दानव क्षेत्र में रहने से वह अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी, केवल अधिक दुर्जय और समृद्ध स्थान पर जाकर ही वह अपनी ताकत बढ़ा सकती थी। चूंकि झू फैंगफैंग जाना नहीं चाहती थी, इसलिए चू युआन ने उसकी जगह पर दानव क्षेत्र पर शासन करने के लिए बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन को नियुक्त किया। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन अब वह कमजोर प्राणी नहीं था जो कुछ साल पहले था, इसकी साधना पहले ही भगवान की स्थिति तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे दावू की किस्मत बढ़ती जाएगी, इसकी ताकत भी और मजबूत होती जाएगी। ये सोचकर चू युआन मुस्कुराया। दावू के पास अब एक ड्रैगन और फीनिक्स था। जहां तक जी फुलिंग का सवाल है, वह वहां दाओ बिजनेस एसोसिएशन की स्थापना करने जा रही थी ताकि चू युआन के लिए पारगमन आधार पर विभिन्न सामग्रियों का प्रबंधन किया जा सके। पूर्वी गहन क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व करना। उसने युद्ध सेना शतरंज की बिसात निकाली और पूरी 50 मिलियन की सेना को उसमें शामिल कर लिया। एमवीला योजक चिन्ह novelbun.net से विशेष अध्यायों का आनंद लें। हालांकि युद्ध सेना शतरंज की बिसात सिर्फ एक आध्यात्मिक ईश्वरीय उपकरण थी, लेकिन इसके अंदर एक विशाल स्थान था। अपग्रेड करने के बाद ये कई छोटे स्थानों में विभाजित हो गया था। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते थे, लेकिन वे अपने छोटे क्षेत्रों में अभ्यास कर सकते थे। युद्ध सेना शतरंज की बिसात के साथ व्यक्तिगत अभियानों के लिए बड़ी सेना को इधर उधर ले जाना सुविधाजनक होगा। 15 स्काई वॉरशिप आसमान में लटके हुए थे। बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए चू युआन उनमें चढ़ गया, और इसके साथ ही वे दक्षिण पश्चिम प्रांत के समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। आकाशीय युद्धपोत को उड़ाने में बहुत सारे दिव्य पत्थरों की खपत हुई, लेकिन चू युआन ने कंजूसी नहीं की और सीधे राजा स्तर के दिव्य पत्थर का इस्तेमाल किया। उच्च ऊंचाई की स्थिति बनाए रखते हुए आकाश के शून्य की ओर तेजी से उड़ान भरी। आखिरकार उसके लिए यात्रा पर कम समय बिताना और जितनी जल्दी हो सके पूर्वी गहन क्षेत्र में पहुंचना बेहतर था। चूंकि पूर्वी गहन क्षेत्र मार्शल डोमेन से बहुत दूर था, इसलिए वहां उड़ान भरने में वर्षों लग जाते, यहां तक कि भगवान की स्थिति के विशेषज्ञों के लिए भी। लेकिन चू युआन का आकाशीय युद्धपोत असाधारण रूप से तेज था। ऐसा लग रहा था कि वह शून्य से होकर गुजर रहा है। यह आकाशीय युद्धपोत अद्भुत है। तांग फैंग जो चू युआन के आकाशीय युद्धपोत पर था, उसे गहरा सदमा लगा। उसके कियानकुन बिजनेस एसोसिएशन के पास भी एक कियानकुन खजाना जहाज था, लेकिन इसकी तुलना में ये कचरे जैसा था। इस यात्रा में चू युआन को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्काई वॉरशिप समुद्र की सतह पर नहीं था, बल्कि बेहद ऊंचे बादलों में खतरनाक हवा की परत में था, जहां हर जगह ऐसे तूफान थे जो भगवान की स्थिति को नष्ट कर सकते थे। साधारण विशेषज्ञ इतनी ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते थे। मार्शल सम्राट हवा की परत में उड़ते हुए, ये वह ऊंचाई है जिसे केवल वे ही छू सकते हैं जो देव स्थिति तक पहुंच गए हैं। अगर हम कुछ और ऊपर उड़ें, तो हम अनंत ग्रैंड वर्ल्ड को भी तोड़ सकते हैं और असीम ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। चू युआन के प्रमुख युद्धपोत पर तांग फैंग ने हवा के बीच खड़े सम्राट की ओर देखा। उनकी पीठ उनकी ओर थी और विस्मय से कहा, अनंत ग्रैंड वर्ल्ड से परे ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली ग्रैंड वर्ल्ड होने की अफवाह है। चू युआन ने कहा, सही है, लेकिन अनंत ग्रैंड वर्ल्ड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अलग होने के लिए कम से कम एक भगवान की ताकत होनी चाहिए, यानी सच्चे भगवान का क्षेत्र। तांग फैंग ने कहा, हमारी वर्तमान गति से हम कई दसियों दिनों में पूर्वी गहन क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो चलो गति जारी रखते हैं। हमारी वर्तमान गति अभी भी बहुत धीमी है। चू युआन ने तेज गति से आगे बढ़ने के लिए राजा स्तर के दिव्य पत्थरों को जला दिया। उसकी दिशा सूर्य का पीछा करने की लग रही थी। सूर्य, जिसका वास्तविक आकार अज्ञात था, अनंत ग्रैंड वर्ल्ड की विशालता को रोशन करने में सक्षम था और इसमें बहुत कुछ समाहित था, अकल्पनीय रूप से गहन कानून। और 10 दिन बाद चू युआन ने नीचे देखा, और यह अब एक असीम समुद्र नहीं था। आगे एक विशाल असीम भूमि का टुकड़ा दिखाई दिया। ये पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र था। रहस्यमय क्षेत्र में 5 डोमेन शामिल थे: पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य रहस्यमय क्षेत्र। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र दावू के सबसे करीब है। महाराज, हम पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। झू फैंगफैंग और दावू के अन्य वरिष्ठ नेता उत्साह से भरे चेहरे पर चू युआन के पास आए। वे जानते थे कि पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में अनगिनत देवपद हैं, साथ ही ट्रांस देवता भी हैं, लेकिन शून्य देवता पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र के संप्रभु हैं। यह मार्शल डोमेन से भी अधिक व्यापक दुनिया है। मैं समझ गया। स्काई वॉरशिप को धीमा करें और विंड लेयर में उड़ना जारी रखें। उतरने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजें, अधिमानतः जहां हम एक बंदरगाह बना सकें। ये दावू के लिए आधार का काम करेगा। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र मार्शल डोमेन से अलग है, यहाँ शून्य देव क्षेत्र का अस्तित्व है। चू युआन ने निर्देश दिया।
आकाश युद्धपोत से एक शक्ति निकली जो नीचे के इलाके को स्कैन कर रही थी। इस बार उसके साथ इतने सारे लोग थे, इसलिए एक उपयुक्त निवास स्थान अवश्य ही ढूंढना चाहिए। धीरे धीरे समुद्र तट के किनारे उड़ते हुए आकाश युद्धपोत समुद्र के पास एक विशाल मैदान पर उतरा, जो एक आदर्श स्थान था। हालांकि इस मैदान पर कई शहर थे, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे शक्तिशाली केवल देव स्थिति क्षेत्र में था। धमाका। 15 आकाश युद्धपोत धीरे धीरे उतरने लगे। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र, मैं आ गया हूँ। चू युआन आकाश युद्धपोत से उतरा। उसने पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को गहराई से सांस में लिया। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा मार्शल डोमेन की तुलना में कम से कम 10 गुना सघन थी। हालांकि वह पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र के एक दूरस्थ क्षेत्र में था, लेकिन तीव्रता आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्र ही इस क्षेत्र के मार्शल आर्ट स्तर को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी। ये वास्तव में शून्य देवताओं की उपस्थिति वाला एक भव्य क्षेत्र था। फुलिंग, सेना के साथ आने वाले कारीगरों को जल्दी से यहाँ दाव शहर बनाने की व्यवस्था करो। साथ ही दाव के जहाजों को डॉक करने के लिए बंदरगाह तैयार करो। ये स्थान मार्शल डोमेन के सबसे नज़दीक है। मैं दिव्य आभा के माध्यम से अपने शाही आदेश का संचार करूंगा। जल्द ही जहाज हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्शल डोमेन से यहाँ पहुंचेंगे। चू युआन ने यहाँ नींव स्थापित करने की योजना बनाई। हालांकि वह मार्शल डोमेन छोड़ चुका था, लेकिन वह अपने साथ ताई पिल्फनेस ले गया था, जिसे मार्शल डोमेन में वापस ले जाया जाना था। साथ ही ईस्ट मिस्टीरियस रीजन में प्राप्त संसाधनों को जहाज़ों के माध्यम से वापस ले जाना था। मार्शल डोमेन से आने वालों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ एक नया आदेश स्थापित करना था, जो मार्शल डोमेन और ईस्ट मिस्टीरियस रीजन के बीच संचार के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता था। उसे इस तटरेखा पर कड़ा नियंत्रण रखना था। हाँ महाराज। जी फुलिंग इन मामलों को संभालने में कुशल थे। तुरंत सैकड़ों हजारों कारीगर आकाश युद्धपोत से उतरे, मौके पर खुदाई की सामग्री और जल्द ही एक शहर की रूपरेखा आकार ले रही थी। मार्शल सम्राट, अब जब हम पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में हैं, तो मैं जल्दी से कियानकुन व्यापारी संघ की शाखा से संपर्क कर सकता हूं, जिसे हमने यहां स्थापित किया है, और उनसे यहां लोगों को भेजने के लिए कह सकता हूं। तांग फैंग ने भी तुरंत कार्रवाई की। अपने हाथ में एक टोकन दिखाई देने के साथ उसने तुरंत एक संकेत भेजा। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल है, मार्शल डोमेन से सैकड़ों गुना बड़ा है। कियानकुन व्यापारी संघ से एक शून्य देवता यहाँ तैनात है, जो चू युआन को युद्ध के विभिन्न हथियारों के निर्माण के लिए अधिक संसाधन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वफादार और बहादुर राजा जनरल फैंग अपने आदमियों को यहाँ की स्थिति, शक्तियों के बीच शक्ति विभाजन को समझने के लिए भेजें और विभिन्न रिफाइनिंग मास्टर्स की भर्ती भी करें। हम यही सेनाओं का मसौदा तैयार कर सकते हैं और एक पूर्वी रहस्यमय सेना बना सकते हैं। चू युआन ने कहा, मैं यहाँ हूँ और अनिवार्य रूप से यहाँ की शक्तियों के साथ संघर्ष होगा, लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार हूँ और पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र के संसाधनों को इकट्ठा करते हुए लगातार विस्तार करूंगा। जब भी कोई किसी नई जगह पर पहुंचता है तो स्थिति को समझना जरूरी होता है। हालांकि वह जानता था कि यह जगह पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र है, लेकिन वह पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र के शक्ति विभाजन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। कुछ ही दिनों में उनकी आंखों के ठीक सामने मैदान पर एक बड़ा शहर खड़ा हो गया। वो शहर, इस बार वह जो कारीगर लेकर आया था वह बहुत सारे थे, और निर्माण के लिए एक बड़ी सेना की मदद से कुछ ही दिनों में एक शहर की स्थापना की गई। कुछ ही दिनों में निर्माण होने के बावजूद रक्षा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। चू युआन राष्ट्रीय रक्षा सरणी का दूसरा स्तर लेकर आया, जो झूठे भगवान की शक्ति का सामना कर सकता था। आखिरकार ये पूर्वी रहस्यमय डोमेन में उनके पैर जमाने की नींव थी, इसलिए रक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता था। उसने तुरंत राष्ट्रीय भाग्य वेदी का निर्माण किया और शहर के चारों ओर एक खाई भी खोदी, जिससे यह आध्यात्मिक द्रव से भर गया। इन तैयारियों को करने के बाद अगला चरण स्थिर विकास था। हालांकि यह पूर्वी रहस्यमय डोमेन का बाहरी इलाका था, लेकिन यहाँ कुछ पारिवारिक कबीले नहीं थे। जब चू युआन पहली बार पूर्वी रहस्यमय डोमेन में आया तो उसे अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए रिफाइनिंग मास्टर्स की भर्ती की। वास्तव में उसने रिफाइनिंग मास्टर्स की भर्ती करने की कोशिश की। उसके पास बहुत सारी बुनियादी सामग्री थी, लेकिन उसे परिष्कृत करने के लिए उसके पास उच्च स्तरीय कारीगरों की कमी थी। इस बार उसने बेहद उदार शर्तें पेश कीं। जब तक वे दावों में शामिल होते, उन्हें न केवल आत्मा के पत्थर मिलते, बल्कि हर कोई अपने योगदान के आधार पर अलग अलग दिव्य अमृत प्राप्त कर सकता था। एक बार जब ये शर्तें सार्वजनिक हो गईं, तो आसपास की विभिन्न शक्तियों ने इस अचानक उभरी हुई शक्ति में गहरी दिलचस्पी विकसित की। ये सुनकर कुछ रिफाइनिंग मास्टर्स वू सिटी आए। चू युआन के परीक्षण के बाद उन्होंने वह प्राप्त किया जो वे चाहते थे। दिव्य अमृत की आपूर्ति की खबर वास्तव में सच थी, और काफी मात्रा में भी उतनी ही सच थी। इसके अलावा समय समय पर वे आकाश तत्व चाय नामक कुछ भी प्राप्त कर सकते थे।
इसका सेवन करने पर ये ज्ञान का लाभ प्रदान करता है। ये बात एक व्यक्ति से 10 तक और फिर दसियों से सैकड़ों तक फैल गई। बहुत से रिफाइनिंग मास्टर्स किसी विशेष शक्ति से विशेष रूप से संबद्ध नहीं थे। वे जिस चीज को महत्व देते थे वह थी ब्याज। चू युआन की उदार पेशकश ने स्वाभाविक रूप से उनमें से एक झुंड को आकर्षित किया। उनमें से भगवान के पद के स्तर के रिफाइनिंग मास्टर्स भी आए। कारण ये था कि चू युआन आध्यात्मिक स्तर के दिव्य अमृत प्रदान कर सकता था। इस तरह के आकर्षक पदों ने चू युआन के महान वू राजवंश की प्रतिष्ठा को इस क्षेत्र में बहुत कम समय में ही बढ़ा दिया। इसके अलावा निचले स्तर के मार्शल कलाकारों की एक बड़ी संख्या भी दावू में आए। वे जानते थे कि दावू सैनिकों की भर्ती कर रहा था। इनमें से कई लोग भटकने वाले साधक थे जिनके पास कोई मजबूत समर्थन शक्ति नहीं थी और स्वाभाविक रूप से एक मजबूत सेना की सुरक्षा चाहते थे। चू युआन ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। ये पहला शहर था जिसे महान वू राजवंश ने पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में स्थापित किया था और इसे आबाद करने के लिए एक बड़ी आबादी की आवश्यकता थी जो नींव रखने के लिए पहली लड़ाई के रूप में काम कर रही थी। आज के शहर में केवल 50 मिलियन की मजबूत दिव्य मार्शल सेना थी। इन लोगों के आने से शहर और अधिक जीवंत हो सकता था और वे इसे विस्तार के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सकते थे जिससे साम्राज्य के लिए एक नया क्षेत्र बन सकता था। महाराज, यहाँ की स्थिति के बारे में आपके सेवक ने मोटे तौर पर इसे समझ लिया है। लुकियानफू वो शहर में चू युआन के महल में पहुंचे। इस जगह को ग्विहाई प्रांत कहा जाता है और यह समुद्र के सबसे करीब है और पूर्वी रहस्यमय डोमेन की स्थिति मार्शल डोमेन से बहुत अलग है। लुकियानफू ने कहा, पूर्वी रहस्यमय डोमेन कुलों से भरा हुआ है। शाही राजवंश के अलावा कई शहर हैं जिनमें दो सबसे मजबूत 6 सितारा बल हैं। एक को पूर्वी डोमेन शाही राजवंश कहा जाता है, दूसरे को रहस्यमय सितारा कबीला कहा जाता है। दोनों पर कई झूठे दिव्य राजा बैठे हैं। 6 सितारा बल, पूर्वी डोमेन शाही राजवंश, रहस्यमय सितारा कबीला। चू युआन इस जानकारी को पचा रहा था। पावर स्टार का स्तर जितना अधिक होता उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होता। 4 या 5 सितारे अपेक्षाकृत आकस्मिक थे। ईश्वर की स्थिति रखने को 5 सितारा कहा जा सकता था और संचार करने वाले ईश्वर को भी 5 सितारा माना जाता था। लेकिन 6 सितारों तक पहुंचने के लिए एक झूठे दिव्य राजा की तरह एक उपस्थिति होनी चाहिए और भले ही कोई सच्चा ईश्वर हो, वह केवल 6 सितारा है। एक बल के लिए 7 सितारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि पूर्वी रहस्यमय डोमेन में भी कोई नहीं है। यहाँ तक कि 5 रहस्यमय डोमेन में भी कोई नहीं है। पूर्वी रहस्यमय डोमेन में स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। पूर्वी डोमेन शाही राजवंश और रहस्यमय सितारा कबीले के अलावा कुछ अन्य ताकतें भी थीं जिनके पास झूठे दिव्य राजा थे। हालांकि ये वही था जो चू युआन चाहता था। यदि पूर्वी रहस्यमय डोमेन पूरी तरह से एकीकृत डोमेन था तो उसके महान वू राजवंश का अचानक प्रवेश सीधे लक्षित होगा। जैसे कि अगर कोई बल अचानक मार्शल डोमेन में आ जाता है तो चू युआन उन्हें विकसित नहीं होने देगा। केवल एक जटिल और अराजक क्षेत्र में ही वह दृढ़ रह सकता था और धीरे धीरे विकसित हो सकता था। ग्विहाई प्रांत में स्थिति, चू युआन ने पूछा। हालांकि ग्विहाई प्रांत केवल एक सीमांत प्रांत है, वहाँ कई बड़ी और छोटी ताकतें हैं और कोई भी वास्तव में हावी नहीं हो सकता है। ये प्रांत मार्शल डोमेन के आकार का लगभग आधा है और 4 सबसे मजबूत ताकतें स्पिरिट कंट्रोल कबीला, वाइल्ड वेव कबीला, थंडर नाइफ कबीला और अर्थ स्पिरिट कबीला हैं। लुकियानफू ने कहा, ग्विहाई प्रांत में ये 4 प्रमुख कबीले हैं जिनके पास एक संचार करने वाला भगवान है। ओह, एक ग्विहाई प्रांत में 4 प्रमुख संचार करने वाले भगवान बल हैं। चू युआन के चेहरे पर थोड़ी हलचल दिखाई दी। ये 4 प्रमुख संचार करने वाले भगवान बल ग्विहाई प्रांत के भीतर संसाधन क्षेत्रों की एक बड़ी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। लुकियानफू ने कहा, आपका सेवक मानता है कि अगर हमारा महान वो पूर्वी रहस्यमय डोमेन में विकास करना चाहता है तो सबसे पहले हमें एक स्थिर क्षेत्र की आवश्यकता है। ये ग्विहाई प्रांत बुरा नहीं है, मार्शल डोमेन के करीब है। बाद में पूर्वी रहस्यमय डोमेन में आने वाले हमारे जहाज सीधे ग्विहाई प्रांत के बंदरगाह पर डॉक कर सकते हैं। अगर हम इसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ सकते हैं तो हम दोनों डोमेन के बीच शिपिंग मार्ग खोल सकते हैं। आपने जो कहा वह सही है, ग्विहाई प्रांत वास्तव में दावू का पहला क्षेत्र बन सकता है, चू युआन ने कहा। महाराज, इस समय अनुमति मांगने के बाद झू फैंगफैंग अंदर आया और कहा, आपके सेवक को अभी अभी खबर मिली है कि 4 प्रमुख संचारी देव बलों ने दावू के आगमन के प्रति बहुत द्वेष दिखाया है। वर्तमान में उन्होंने अपने अधीनस्थों की सेनाओं को बंद कर दिया है और रिफाइनिंग मास्टर्स को दावू में जाने से मना कर दिया है, भले ही बल प्रयोग करने का जोखिम हो। हालांकि दावू थोड़े समय के लिए ही आया था, लेकिन इसने ग्विहाई प्रांत के भीतर तूफानी लहरें पैदा कर दी थीं। जब तक आप रिफाइनिंग मास्टर बनने के लिए दावू जाते हैं तब तक आप साधना के लिए अमृत प्राप्त कर सकते हैं और दावू को कलाकृतियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप सामग्री को परिष्कृत करते हैं। कुछ रिफाइनिंग मास्टर्स के लिए ये बहुत सीधा था, एक पूर्ण दिव्य कलाकृति को श्रमसाध्य रूप से परिष्कृत करने की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक था।
और साधारण अमृत भी पुरस्कार के रूप में गिने जाते थे, लेकिन चू युआन ने बड़ी संख्या में आध्यात्मिक श्रेणी के दिव्य अमृत भी प्रदान किए। आध्यात्मिक श्रेणी का दिव्य अमृत कितना कीमती था, यहाँ तक कि संचार करने वाले भगवान के साथ वे 4 ताकतें भी इसे बड़ी मात्रा में आपूर्ति नहीं कर सकती थीं। और एक बार जब ये बात फैल गई तो उनके कुलों के उच्च स्तरीय पीठासीन अधिकारी भी, जिन्होंने इसके बारे में सुना, इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और एक के बाद एक दावू के पास आए। जू फैंगफैंग ने कहा, और वे हमारे दावू से निपटने की योजना भी बना रहे हैं। यह उनका प्रतिरोध है। 4 प्रमुख ताकतों की गुइहाई प्रांत में बहुत प्रतिष्ठा है। वे दावू को अलग थलग और बहिष्कृत करना चाहते हैं, लोगों को हमारे पास आने और हमारे साथ व्यापार न करने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने दावू की ताकत की जांच करने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजने की भी योजना बनाई है, लू कियानफू ने कहा। महाराज लंबे समय तक उनके साथ खेलने के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं रखते हैं। चूंकि पूर्वी रहस्यमय डोमेन में कई कबीले हैं, इसलिए चलो सीधे कदम उठाते हैं। हम इन 4 प्रमुख कबीलों से निपटेंगे, जिससे हमें उनके साथ समय बर्बाद करने की परेशानी से बचाया जा सकेगा। और इन 4 प्रमुख कबीलों में से कौन सबसे शक्तिशाली है? चू युआन ने कहा, अगर हम सबसे मजबूत की बात करें तो वह थंडर नाइफ कबीला होना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास 4 या 5 संचारी भगवान की शक्तियां हैं। वे थंडर नाइफ नामक एक साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं जो असाधारण रूप से शक्तिशाली है। क्या महामहिम थंडर नाइफ कबीले पर कोई कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? लू कियानफू ने पूछा। हाँ, गुइहाई प्रांत पूर्वी रहस्यमय डोमेन का केवल एक उजाड़ प्रांत हो सकता है, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब ये प्रांत हमारे हाथों में आ जाता है तो हमारे पास पूर्वी रहस्यमय डोमेन में एक आधार होगा। थंडर नाइफ कबीला सबसे विद्रोही है, इसलिए आइए उनसे शुरुआत करें। चू युआन ने व्यंग्य किया, 15 स्काई वॉरशिप तैयार करें और सीधे थंडर नाइफ कबीले पर उतरें। उनके साथ शब्दों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अनुपालन करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। चलो ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। विस्तार क्षेत्र व्यक्तिगत युद्ध से अलग है और महामहिम के महान वो कम महत्वपूर्ण होने का जोखिम नहीं उठा सकते। गुइहाई प्रांत के रिफाइनिंग मास्टर्स को दावू में केंद्रित किया जाना चाहिए। एक ही प्रांत से भौतिक लाभ महामहिम के लिए काफ़ी स्काई वॉरशिप बनाने के लिए पर्याप्त हैं। चू युआन अचानक खड़ा हो गया। महामहिम इस बार सबसे पहले थंडर नाइफ कबीले में जाएंगे, ये देखने के लिए कि वे महामहिम के दावों को अवरुद्ध करने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं। थंडर नाइफ संप्रदाय गुइहाई प्रांत में 4 प्रमुख शक्तियों में से एक और उनमें से सबसे शक्तिशाली। थंडर रोलिंग, उनका कबीला एकत्रित थंडर तत्वों से समृद्ध स्थान पर स्थित था। हवा हिंसक थंडर तत्वों से भरी हुई थी। ये थंडर के एक भारी समुद्र की तरह था, जिसमें अनगिनत कबीले के शिष्य थंडर नाइफ तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। थंडर लाइट में डूबे एक हॉल के अंदर 5 आकृतियां बैठी थीं। उनकी दहाड़ के बीच उनके पास दिव्य शक्ति थी। उनकी थोड़ी सी हरकत से स्वर्गीय थंडर की अनगिनत रोल्स आती थीं। वे सभी देवता थे। हन्फ संप्रदाय गुरु, दावू की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना है और उनके सम्राट को मार्शल सम्राट कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वे कहीं से भी प्रकट हुए हैं। एक वरिष्ठ देवता बुजुर्ग ने उदास स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि पूर्वी गहन क्षेत्र ने भी महान वो राजवंश के बारे में कभी नहीं सुना है। ये बहुत संभव है कि वे बाहरी क्षेत्रों से आए हों। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने अत्यधिक उदार शर्तों के साथ एजेंटों की भर्ती शुरू कर दी, जिसमें दिव्य अमृत की एक बड़ी मात्रा की पेशकश की गई। कई शोधन गुरु इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और वो शहर की ओर भागे। एक अन्य वरिष्ठ बुजुर्ग ने कहा, एक शाही राजवंश एक संप्रदाय से अलग होता है, उनके अपने नियम होते हैं। मेरी राय में वह मार्शल सम्राट निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण व्यक्ति नहीं है। ये बहुत संभव है कि वह गुइहाई प्रांत को अपने शासन में शामिल करना चाहता हो। यह न केवल संभावित है बल्कि अपरिहार्य है। हालांकि हमने किसी को भी वो शहर में जाने की अनुमति नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। वे कई आध्यात्मिक ग्रेड दिव्य अमृत ला सकते हैं। इसे लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। संप्रदाय गुरु, हमें दावू के विकास को रोकने का एक तरीका खोजना होगा और यह सबसे अच्छा होगा कि वे गुइहाई प्रांत को हमेशा के लिए छोड़ दें। बोलते समय वे सभी एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखने लगे, जो मास्टर सीट पर बैठा था। उसकी आंखें गरज के साथ चमक रही थीं। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थंडर नाइफ संप्रदाय का संप्रदाय गुरु फैंग लेई 7वें स्तर का देवता था। दावू का खतरा वास्तव में बहुत बड़ा है। एक बात तो तय है, वे पूर्वी गहन क्षेत्र से नहीं हैं। फैंग लेई ने स्थिर स्वर में प्रभुत्व की आभा लिए हुए कहा, संप्रदाय के पास पहले से ही एक प्रतिवाद है। मैं 3 संप्रदायों से संप्रदाय गुरुओं को आमंत्रित करूंगा, आत्मा नियंत्रण, जंगली लहर और पृथ्वी आत्मा, ताकि वे दावू से निपटने के तरीके पर चर्चा कर सकें। हालांकि वे मेरे थंडर नाइफ संप्रदाय के मृत दुश्मन हैं, लेकिन बाहरी दुश्मनों का सामना करते समय वे स्वाभाविक रूप से एकजुट हो जाएंगे। क्या हमें एक दावू से निपटने के लिए 4 संप्रदायों की आवश्यकता है?
एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी, इसके बजाय हमारे थंडर नाइफ संप्रदाय को पहले हमला करना चाहिए। मैंने सुना है कि उनके पास कई दिव्य अमृत हैं, चलो पहले सभी लाभ लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारे लिए अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों को खत्म करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। _व्हीलर योजक चिन्ह novelbun.net पर नए अध्याय पढ़ें। मूर्खतापूर्ण, फैंग ली ने कहा, मैंने इस दाव के भाग्य को देखा है, ये शुद्ध और खतरनाक है। अगर इससे निपटना आसान होता तो क्या अन्य 3 संप्रदाय कोई कदम नहीं उठाते? संप्रदाय गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मूर्ख था। उस वरिष्ठ बुजुर्ग ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है, निमंत्रण भेजे गए हैं। तीनों संप्रदायों के गुरु कुछ दिनों में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए थंडर नाइफ संप्रदाय में आएंगे। जैसे ही फैंग लेई बोल रहा था, उसने अचानक ऊपर देखा, उसकी अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वह चिल्लाया, कौन है? यह महान वू राजवंश नहीं हो सकता। क्या महान वू राजवंश यहाँ है? हालांकि वे भव्य हॉल में थे, उन्होंने अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि एक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी शक्ति अंदर आ रही है। तुरंत वे भव्य हॉल से बाहर निकले, अपने सिर उठाए और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। 15 आकाश युद्धपोत एक पंक्ति में खड़े थे, आकाश को ढंक रहे थे और सूर्य को ढक रहे थे। थंडर नाइफ संप्रदाय के ऊपर दिखाई दे रहे थे। 50 मिलियन दिव्य मार्शल सैनिकों ने एक जबरदस्त हत्या का इरादा प्रकट किया, जो आकाश में घनीभूत रूप से लटके हुए थे। क्या ये चीजें क्या हैं? क्या ये युद्धपोत हैं? थंडर नाइफ संप्रदाय के लोगों ने आकाश युद्धपोतों को देखा और उनका आतंक महसूस किया। उन्होंने कभी ऐसे चांदी सफेद उत्तम युद्धपोत नहीं देखे थे। उनकी आत्माएं चौंक गईं। इनकी तुलना में हमारे थंडर नाइफ संप्रदाय के जहाज तो बेकार हैं, एक भी वार नहीं झेल सकते। महान वू राजवंश, तुम मेरे थंडर नाइफ संप्रदाय में इतनी भयावह आभा के साथ आए हो, क्या तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो? फैंग लेई ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसकी आंखों में अत्यंत गंभीर भाव के साथ आकाश में गोली चलाई। मैं तुम्हारे थंडर नाइफ संप्रदाय को अधीन करने के लिए यहाँ हूँ। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और आकाश युद्धपोतों पर पंक्तिबद्ध 800 थंडरबोल्ट तोपें थंडर नाइफ संप्रदाय का सामना करने लगीं। संप्रदाय के रक्षात्मक गठन को सक्रिय देखकर उसने तुरंत आग खोलने का आदेश दिया। धमाका, विनाशकारी वज्रपात नीचे गिरे, संप्रदाय का विशाल रक्षात्मक गठन तुरंत टूट गया, टोफू की तरह नाजुक। इस प्रहार ने थंडर नाइफ संप्रदाय के लोगों को दुनिया के अंत जैसा झटका महसूस कराया। ये भयानक तोप अनसुनी और अनदेखी थी। यहाँ तक कि दिव्य शक्ति बल के पास भी ऐसी भयानक तोप नहीं होगी। चू युआन ने लापरवाही से देखा और पाया कि वहां थे थंडर नाइफ संप्रदाय के भीतर कई थंडर पूल हैं। अपने हाथ की एक सहज लहर से उन पूलों के अंदर थंडर पानी बाहर निकाला गया और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या आप मार्शल सम्राट हैं? इतनी भयानक शक्ति! फैंग लेई की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। जब से ग्रेट वू विहाई प्रांत में आया था, उसने कभी भी दावू की ताकत को कम नहीं आंका था। लेकिन अब उसने जो देखा, आकाश में लटके हुए युद्धपोत, भयानक तोपें, ऐसी राजसी सेनाएं और चू युआन की शक्ति की आकस्मिक लहर, उसे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। अगर आप अपने लोगों पर विपत्ति नहीं लाना चाहते हैं तो तुरंत दावू के सामने आत्मसमर्पण कर दें। लुकियानफू नाम के एक व्यक्ति ने एक देवता की शक्ति को प्रकट किया। दावू के सामने आत्मसमर्पण कर दें। ऊपर दिव्य क्षमताओं वाले 50 लाख लोग दहाड़ रहे थे, उनकी आवाजें लगभग कानों के पर्दों को चीर रही थीं। आप चाहते हैं कि मेरा थंडर नाइफ संप्रदाय आत्मसमर्पण कर दे? यह असंभव है। एक वरिष्ठ बुजुर्ग अचानक उदास हो गया और जवाब में दहाड़ने लगा। मेरी उपस्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। चू युआन ने हल्के से अपनी हथेली हिलाई और देखा कि शून्य एक विनाशकारी हाथ के रूप में दिखाई दिया जो सीधे उस बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। थंडर स्ट्राइक तकनीक। बुजुर्ग ने बस पलटवार किया, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति उसके शरीर के भीतर अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी। एक पल में गड़गड़ाहट और बिजली एक बड़े हाथ में बदल गई और उस पर हमला किया। धमाका, बुजुर्ग ने मुंह में ताज़ा खून थूका, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। थंडर नाइफ संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य यह नज़ारा देखकर अचंभित रह गए। आखिर क्या हो रहा था? दिव्यता के स्तर पर एक बुजुर्ग खुद को पीट रहा था और खुद को गंभीर रूप से घायल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मार्शल सम्राट ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया था। गरज और बिजली का स्वामी, सभी गरज और बिजली पर हावी है। बुजुर्ग अभी दिव्य क्षेत्र के पहले चरण में था। चू युआन अपनी दिव्य भावना के एक मामूली आंदोलन के साथ अपने शरीर के अंदर अपनी गरज और बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। गरज नियंत्रण तकनीक। फैंग लेई की पुतलियां फैल गईं। उसने चू युआन को गौर से देखा। वह गरज और बिजली पर चू युआन के अत्यंत गहन नियंत्रण से चकित था, जिसका विरोध एक पारलौकिक बुजुर्ग भी नहीं कर सकता था। उसके दिल में भय की भावना व्याप्त हो गई। थंडर नाइफ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु फैंग लेई। यह आवाज अविश्वसनीय रूप से राजसी और शक्तिशाली लग रही थी। यहाँ फैंग लेई ने अवचेतन रूप से जवाब दिया।
एक भयानक आभा प्रसारित हुई। जब उसने आगे देखा तो चुयुआन तुरंत आगे बढ़ा और उसके सामने प्रकट हुआ। अनंत सर्वोच्च अधिकार ने उसे अपनी आत्मा में एक विस्मयकारी आवाज का एहसास कराया और उसका दिल डर से कांप उठा। महान थंडर तकनीक। एक पल में चुयुआन ने सीधे सर्वोच्च जादू महान थंडर तकनीक का प्रदर्शन किया। उसने थंडर नाइफ संप्रदाय के द्वार पर कदम रखा और सीधे फैंगलेई का सामना किया। एक बार जब वह फैंगलेई से निपटता, जो साधना में सर्वोच्च था, तो थंडर नाइफ संप्रदाय पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाएगा।